था। और क्योंकि ओल्ड मास्टर जिमू को एक बहुत ही खतरनाक पर्सन माना जाता है, इसलिए वो दोनों उससे बचने के लिए टेंगिया सिटी के अंदर चले गए थे। और जब ये बात ओल्ड मास्टर जिमू को पता चलती है तो वो भी टेंगिया सिटी के अंदर जाकर मास्टर टैंक से मिलकर उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसके डिसेबल का बदला लेने में उसकी मदद करें, और इसके बदले में वो उन्हें एक नेशन सोल लेवल का टायर भी ऑफर करता है, जिसे देखकर मास्टर टैंक का पोता टेंगली भी मान गया था। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें टेंगिया सिटी की मार्केट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जेंगू अपनी जिनसिंग को बेचने के लिए एक शॉप के ऊपर आया हुआ था। और वो शॉपकीपर उस जिनसिंग को देखते हुए कहता है कि मैं तुम्हें इसके बदले में सिर्फ 250 स्पिरिट कॉइंस ही दे सकता हूँ, इससे ज्यादा की उम्मीद मुझसे मत करना। जिस पे जेंगू उससे कहता है कि मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो, अगर तुम मुझे 300 स्पिरिट कॉइंस देते हो तो फिर शायद मैं तुम्हें ये जिनसिंग देने का सोच सकता हूँ। जेंगू की ये बात सुनकर शॉपकीपर का साथी आते हुए जेंगू से कहता है, लड़के अभी तुम टेंगिया सिटी के अंदर हो और यहाँ पे ये जिनसिंग एक बहुत ही नॉर्मल टायर माना जाता है। अपने साथी की ये बात सुनकर वो शॉपकीपर उस पे गुस्सा करते हुए कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो, अपनी बकवास बंद करो। ये 1000 साल पुरानी ब्लड जिनसिंग है जिसकी कीमत ऑलमोस्ट 1000 स्पिरिट कॉइन से भी ज्यादा है। लेकिन जेंगू इनकी ये बातें सुनते हुए चुपचाप उस शॉप से बाहर आ गया था, जो देखकर वो शॉपकीपर जेंगू को रोकने की कोशिश करता है, पर तब तक जेंगू वहाँ से चला गया था। वहीं दूसरी शॉप की तरफ जाते हुए जेंगू खुश होते हुए अपने मन में कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इस जिनसिंग की कीमत वाकई 1000 स्पिरिट कॉइंस है। इतने ज्यादा स्पिरिट कॉइंस तो एक साथ मैंने अपनी लाइफ में आज तक कभी नहीं देखे। अगर ये जिनसिंग वाकई 1000 स्पिरिट कॉइंस में बिक गई तो टाइजू और मेरी तो लाइफ बन जाएगी। और अभी ये सब सोचते हुए जेंगू वहाँ से आगे बढ़ ही रहा था कि तभी टेंगिया सिटी के 2 गार्ड्स ने उसके सामने आते हुए उसका रास्ता रोक लिया था। और उन गार्ड्स को वहाँ देखकर आसपास के सभी लोग भी डर के मारे वहाँ से भाग गए थे। वहीं उन गार्ड्स ने जेंगू को कुछ कहे बगैर ही अपनी सोर्स को बाहर निकालते हुए अचानक ही जेंगू के ऊपर अटैक कर दिया था, जो देखकर जेंगू ने उन लोगों के ऊपर अपनी फायर बॉल से अटैक करते हुए उनके अटैक्स को रोक दिया था। और उसके बाद जेंगू उन दोनों गार्ड से कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें पता नहीं है कि टेंगिया सिटी के अंदर इस तरह से किसी के ऊपर अटैक करना मना है। लेकिन वो दोनों गार्ड जेंगू को कोई भी जवाब नहीं देते और उन्होंने दोबारा अचानक जेंगू के ऊपर अटैक कर दिया था, जो देखकर जेंगू ने भी अपनी सोर्ड को बाहर निकालते हुए किसी तरह से उन दोनों के अटैक्स को रोक लिया था। और उसके बाद जैसे ही जेंगू वहाँ से भागने की कोशिश करता है तो वो एक फॉर्मेशन से टकराकर वहीं पे नीचे गिर गया था। ऐसी ट्रैप फॉर्मेशन टेंगिया सिटी के अंदर जगह जगह पे लगे हुए लैंप्स के अंदर लगाई गई थी, ताकि कोई भी यहाँ से ऐसे ही ना भाग पाए। और जेंगू को इस तरह से नीचे गिरे हुए देखकर वहाँ पे टेंगली की आवाज आती है, जो जेंगू से कहता है कि टेंगिया सिटी के अंदर फ्लाइंग सोर्ड का यूज करना मना है, क्या तुम में इतनी भी कॉमन सेंस नहीं है। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि तुम्हारे जैसे एक बेवकूफ लड़के ने भाई जेन को कैसे मार लिया। और तभी उन दोनों गार्ड्स ने पीछे से आते हुए दोबारा जेंगू के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था, जो देखकर जेंगू वहाँ पे अपना पूरा दम लगा के भागने की कोशिश करता है। लेकिन वो दोनों गार्ड्स लगातार अपनी सोर्ड से जेंगू के ऊपर अटैक किए जा रहे थे, जिनसे जेंगू बहुत ही मुश्किल से बचते हुए भाग रहा था। और वो भागते भागते आके उसी जगह पे रुक गया था जहाँ पे टेंगली भी खड़ा हुआ था, जो जेंगू को मजाक उड़ाते हुए कहता, तुम तो बहुत ज्यादा स्लो हो। और तभी टेंगली के दोनों गार्ड्स भी जेंगू के पीछे पहुंच चुके थे, जो देखकर जेंगू टेंगली से कहता है, तो तुमने मुझे यहाँ पे पकड़ने के लिए पहले ही जाल बिछा रखा था। जिस पे टेंगली एक लंबी सांस छोड़ते हुए उससे कहता है कि तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम्हें पकड़ने के लिए मुझे कोई जाल बिछाना पड़े। और ये कहकर टेंगली ने भी नीचे जंप लगाते हुए वहाँ पे अपना ऑरा रिलीज कर दिया था, जो देखकर जेंगू उससे पूछता है कि कौन हो तुम और तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो। जिस पे टेंगली एक डेविल स्माइल करते हुए जेंगू से कहता है कि मैं वो पर्सन हूँ जो आज यहाँ पे तुम्हारी जान लेने के लिए आया है। टेंगली की ये बात सुनकर जेंगू ने गुस्से से अपनी फायर बॉल से उसके ऊपर अटैक कर दिया था। उसके बाद हम टाइजू को देखते हैं, जो अभी भी अपने रूम में बैठकर उसी फ्लाइंग सोर्ड को रिफाइन करने की कोशिश कर रहा था। और इस बार टाइजू अपने ब्लड को बाहर निकालते हुए उस फ्लाइंग सोर्ड के साथ अपना ब्लड इम्पैक्ट बनाने की कोशिश करने लगता है। और जैसे ही टाइजू अपना ब्लड उस फ्लाइंग सोर्ड के अंदर ट्रांसफर करता है तो वो फ्लाइंग सोर्ड एक बार फिर से आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। लेकिन अब टाइजू ने भी ठान ली थी कि वो किसी भी हालत में इस फ्लाइंग सोर्ड को रिफाइन करके रहेगा। और देखते ही देखते बहुत ज्यादा मेहनत के बाद आखिरकार टाइजू ने उस फ्लाइंग सोर्ड को पूरी तरह से रिफाइन कर लिया था। और ऐसा होते ही उस फ्लाइंग सोर्ड से बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी रिलीज होती है, जो देखकर टाइजू भी बहुत ज्यादा खुश हो गया था। और वो उस फ्लाइंग सोर्ड को कंट्रोल करते हुए मास्टर सीतू से पूछता है कि इस लिटिल फ्लाइंग सोर्ड को डैन बाउ कहा जाता है ना। जिस पे मास्टर सीतू हंसते हुए कहते हैं कि इसे सिर्फ डैन बाउ नहीं बल्कि टॉप क्वालिटी का डैन बाउ कहा जाता है। पर अब तुम्हें अपने इस डैन बाउ को लेकर बहुत ज्यादा केयरफुल रहना होगा, क्योंकि अगर अब इसे कुछ हुआ तो उसका असर तुम्हारी बॉडी के ऊपर भी पड़ेगा। जिसपे टाइजू कुछ कह पाते उससे पहले ही टाइजू को एहसास होता है कि टेंगिया सिटी के कुछ गार्ड्स उसे ढूंढते हुए यही आ रहे हैं। और ये एहसास होते ही टाइजू वहाँ से भाग गया था। और जब वो सभी गार्ड्स आकर टाइजू के रूम को चेक करते हैं तो उन्हें वहाँ पे कोई भी नहीं दिखता। लेकिन वो खुली खिड़की को देखकर ये बात समझ गए थे कि वो लड़का यहाँ से भाग गया है, इसलिए वो भी बहुत तेजी से भागते हुए टाइजू का पीछा करने लगते हैं। वहीं टाइजू जो उनसे बचते हुए मार्केट के अंदर आ गया था, वो सोचते हुए अपने मन में कहता है कि आखिर टेंगिया सिटी के ये गार्ड्स मुझे यहाँ पे मारने के लिए क्यों आए हैं। और ये कहकर टाइजू ने वहाँ पे खंबे के ऊपर अटैक करते हुए उन गार्ड्स का रास्ता रोक दिया था। और वो खुद काफी तेजी से भागता हुआ उनकी नजरों के सामने से ओझल हो गया था। और अब टाइजू को भी टेंगिया सिटी के अंदर कुछ गड़बड़ लगने लगी थी, इसलिए वो टेंगिया सिटी से बाहर निकलने की सोचता है। और जैसे वो अपनी फ्लाइंग सोर्ड से वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है तो उससे पहले वहाँ पे उन लैंप्स के अंदर लगी हुई ट्रैप फॉर्मेशन दिख गई थी। और तभी अचानक ही 2 गार्ड्स ने उसके सामने आते हुए उसके ऊपर अटैक कर दिया था। लेकिन टाइजू उन दोनों के अटैक से बचता हुआ उल्टा उन दोनों के ऊपर ही अटैक करके वहाँ से बहुत ही
तेजी से भाग गया था, लेकिन थोड़ा आगे आने के बाद ही उन गार्ड्स ने चारों तरफ से टाइजू को घेर लिया था, जो देखकर टाइजू सीरियस होते हुए अपने मन में कहता है कि मुझे जल्द से जल्द ज़ेंगहू को ढूंढकर इस सिटी से बाहर निकलना होगा। और ये सोचकर टाइजू ने अपने सामने वाले दोनों गार्ड्स को बहुत ही बुरी तरह से मारते हुए दोबारा वहाँ से आगे की तरफ बढ़ गया था। लेकिन जैसे ही टाइजू वहाँ से आगे बढ़ता है तो तभी टाइजू को वहाँ पे किसी लेट स्टेज के फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम के कल्टीवेटर के होने का एहसास होता है, इसलिए टाइजू वहीं पे रुक गया था। जो देखकर टेंगली जो पीछे वाली वाल के ऊपर खड़ा था वो टाइजू से कहता है कि तुम अपने उस बेवकूफ साथी से तो काफी ज्यादा समझदार हो, क्योंकि तुम्हें पकड़ने के लिए इस यंग मास्टर को खुद यहाँ पे आना पड़ा है। और ये कहकर वो काफी तेजी से मूव करता हुआ अचानक ही टाइजू के पीछे आ गया था और टाइजू को समझ पाता उससे पहले ही उसने टाइजू के ऊपर अटैक कर दिया था, जिसके इम्पैक्ट की वजह से टाइजू वहाँ पे मौजूद घरों की दीवारों को तोड़ता हुआ काफी पीछे जा गिरा था। और टेंगली के सिर्फ इस एक अटैक में ही टाइजू की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, लेकिन फिर भी टाइजू किसी तरह से खुद को संभालते हुए दोबारा खड़ा हो गया था। जो देखकर टेंगली एक स्माइल करते हुए ज़ेंगहू की बॉडी को टाइजू के सामने फेंकते हुए कहता है, तुम यहाँ पे अपने इसी दोस्त को ढूंढ रहे थे ना। ज़ेंगहू की बॉडी को देखकर टाइजू को एक झटका लगता है और वो भागकर ज़ेंगहू की बॉडी के पास जाकर उसे चेक करने लगता है, लेकिन यहाँ पे ज़ेंगहू वाकई मर चुका था। जो देखकर टाइजू गुस्से से टेंगली से कहता है कि मेरी तुम्हारे साथ कोई भी दुश्मनी नहीं थी, फिर तुमने ऐसा क्यों किया। जिसपे टेंगली टाइजू से कहता है क्योंकि मुझे ऐसा करने के लिए एक टास्क मिला था। टास्क वाली बात सुनकर टाइजू भी समझ गया था कि हो ना हो ओल्ड मैन जिमू ने इसे वो टास्क दिया होगा, और वो ये बात कंफर्म करने के लिए टेंगली से कहता है, तो तुम्हें ये टास्क ओल्ड मैन जिमू ने दिया है। जिसपे टेंगली उसे कहता है, हाँ तुम काफी समझदार हो। जो सुनकर टाइजू सैड होता हुआ दोबारा ज़ेंगहू की बॉडी को देखने लगा था। जो देखकर टेंगली उससे कहता है कि तुम फिक्र ना करो, बहुत जल्द मैं तुम्हें भी तुम्हारे दोस्त के पास पहुंचा दूंगा। टेंगली की ये बात सुनकर टाइजू को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि उसने अचानक ही अपने डैन बाव से टेंगली के ऊपर अटैक कर दिया था, लेकिन टेंगली के सेंसेस भी बहुत ज्यादा तेज थे, इसलिए उसने टाइजू के इतना ज्यादा फास्ट अटैक को भी बहुत ही आसानी से रोक लिया था। और टेंगली टाइजू के उस डैन बाव को देखते हुए कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम्हारे जैसे एक यूजलेस पर्सन के पास एक टॉप ग्रेड का डैन बाव है, पर कोई बात नहीं, तुम्हें मारने के बाद ये मेरा हो जाएगा। और ये कहकर टेंगली टाइजू के ऊपर अटैक कर पाता उससे पहले ही टाइजू ने ही दोबारा अपने डैन बाव से उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था, लेकिन टाइजू का कोई भी अटैक टेंगली को टच भी नहीं कर पा रहा था। जो देखकर टेंगली टाइजू से कहता है कि अगर तुम फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम में होते तो वाकई तुम्हारे साथ फाइट करने में बहुत ज्यादा मजा आता, पर कितने अफसोस की बात है कि तुम अभी जस्ट की कंडेंसिंग स्टेज पे हो, और की कंडेंसिंग स्टेज के कल्टीवेटर्स को तो मैं क्यूटी की तरह मसल सकता हूँ। टेंगली की इन बातों के दौरान टाइजू की नजर वहाँ पे पड़ी हुई एक बोरी के ऊपर पड़ती है, जिसे देखकर टाइजू को एक आइडिया आता है, जिसके बाद अचानक ही टाइजू ने अपने डैन बाव से टेंगली के ऊपर अटैक कर दिया था, जिसे टेंगली ने अपनी सोर्ड का यूज करते हुए किसी तरह से रोक लिया था। पर इस मौके का फायदा उठाकर टाइजू ने वो बोरी उठाकर सीधी टेंगली के ऊपर फेंक दी थी, जिसकी वजह से वहाँ पे चारों तरफ स्मोक फैल गई थी। और इस मौके का फायदा उठाकर टाइजू वहाँ से भाग गया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, टाइजू ने यहाँ पे अपनी स्पीड को बढ़ाने के लिए अपने घोस्टलेस मैन को भी अपनी राइट टांग के ऊपर लगा दिया था, और उस घोस्टलेस मैन की वजह से अब टाइजू की स्पीड भी एक फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम के कल्टीवेटर के बराबर हो गई थी। ये देखकर टेंगली को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी गार्ड्स के साथ बहुत ही गुस्से से टाइजू का पीछा करने लगा था, लेकिन टाइजू की स्पीड को वो गार्ड्स बिल्कुल भी मैच नहीं कर पा रहे थे, इसलिए वो टाइजू को रोकने के लिए उसके सामने आ गए थे। लेकिन टाइजू ने भागते भागते ही उनके ऊपर अटैक करके उन्हें वहीं पे मार गिराया था। और उसके बाद वो टेंगिया सिटी से बाहर निकलने के लिए टेंगिया सिटी के मेन गेट की तरफ बढ़ने लगा था, लेकिन इस समय टेंगली एक बार फिर से टाइजू के काफी करीब आ चुका था और वो लगातार पीछे से टाइजू के ऊपर अपनी सोर्ड से अटैक किए जा रहा था, जिनसे टाइजू बचता हुआ किसी तरह से बहुत ही मुश्किल से भाग रहा था। और अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए यहाँ पे टाइजू ने स्पिरिट लिक्विड को भी पी लिया था, और उस स्पिरिट लिक्विड को पीते ही टाइजू की सारी स्पेशल एनर्जी वापस रिस्टोर हो गई थी, जिसके बाद टाइजू वहाँ पे और भी तेजी से भागने लगा था। ये देखकर टेंगली उससे कहता है, नाइस नाइस, मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया, लेकिन तुमने तो अपने अंदर बहुत सारे राज छुपा रखे हैं। तुम्हारे साथ फाइट करना वाकई बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। और ये कहकर वो दोबारा पीछे से अपनी सोर्ड से टाइजू के ऊपर अटैक्स करने लगा था, लेकिन टाइजू अपने घोस्टलेस मैन की वजह से उसके सभी अटैक से बचता हुआ बहुत ही तेजी से भाग रहा था। लेकिन तभी टाइजू के घोस्टलेस मैन की पावर भी अब धीरे धीरे कम होने लगी थी, जो देखकर टाइजू खुद से ही कहता है कि मुझे जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढना ही होगा, क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं यहाँ पे बहुत ही जल्द मारा जाऊंगा। वहीं टेंगली टाइजू को इस तरह से भागते हुए देखकर उससे कहता है कि तुम जितना मर्जी भाग लो, लेकिन तुम मेरी टेंगिया सिटी से मेरी इजाजत के बगैर कभी भी बाहर नहीं निकल पाओगे। और ये कहकर टेंगली ने अपनी खास टेक्निक का यूज करते हुए हजारों मल्टीपल स्पिरिचुअल सोर्ड से पीछे से ही टाइजू के ऊपर अटैक कर दिया था, लेकिन टाइजू ने एक दीवार के पीछे छुपते हुए किसी तरह से खुद को इस अटैक से बचा लिया था। और टेंगली के इस अटैक की वजह से वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे लगे हुए कुछ लैंप्स भी डिस्ट्रॉय हो गए थे। और ऐसा होते ही टाइजू को भी पता चल गया था कि वो ट्रैप फॉर्मेशन असल में इन्हीं लैंप्स के अंदर फिट की गई है। उसके बाद तो टाइजू उन सभी लैंप्स को डिस्ट्रॉय करता हुआ अपनी फ्लाइंग सोर्ड से वहाँ पे काफी तेजी से भागने लगा था। ये देखकर टेंगली को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से से टाइजू से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई टेंगिया फैमिली की फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करने की। और ये कहकर वो टाइजू के डैन बाव को पकड़ने के लिए अपने जायंट स्पिरिचुअल हैंड का यूज करता है। अगले सीन में हमें टेंगिया फैमिली के मेंशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मास्टर टेंग उन लैंप्स के अंदर लगी हुई फॉर्मेशन जिन्हें टाइजू ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। मास्टर टेंग यहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए उन्हें दोबारा रिस्टोर करने की कोशिश कर
रहा था, जो देखकर वहाँ पे खड़े कैल्डर मास्टर टैंक से कहता है, मास्टर मुझे लगता है यंग मास्टर उस लड़के को और ज्यादा नहीं संभाल पाएंगे। जिसपे मास्टर टैंक ओल्ड टोन में उस एल्डर से कहता है कि उस लड़के का कल्टीवेशन लेवल क्या है। जिसपे वो एल्डर कहता है कि अभी वो लड़का जस्ट की कंडेंसिंग स्टेज पे है। जिसपे मास्टर टैंक एक बार फिर से कोल्ड टोन में उसी एल्डर से पूछता है और टैंक ली का कल्टीवेशन लेवल क्या है। जिसपे वो एल्डर बताता है कि यंग मास्टर टैंक ली फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम के लेट स्टेज पे पहुंच चुके हैं। जिसपे मास्टर टैंक थोड़ा गुस्से से उस एल्डर से कहता है, तो फिर क्या तुम पागल हो गए हो जो तुम मेरे पोते टैंक ली की पावर के ऊपर शक कर रहे हो। और इन बातों के दौरान ही मास्टर टैंक ने देखते ही देखते एक और हाई ग्रेड के तलिस्मैन को रिफाइन कर लिया था। वहीं टाइजू अभी भी उन लैंप्स के अंदर लगी हुई फॉर्मेशंस को डिस्ट्रॉय करता हुआ काफी तेजी से वहां से आगे बढ़ रहा था और वो ऑलमोस्ट टेंगिया सिटी के मेन गेट तक पहुंच ही गया था। जो देखकर अब टेंग ली भी बहुत ज्यादा सीरियस हो गया था और उसने अपने ग्रैंडफादर के रिफाइन किए हुए उसी तलिस्मैन को बाहर निकाल के अपनी सोर्ड के ऊपर लगा दिया था और उसी के साथ उसने अपने ब्लड का यूज करते हुए उस तलिस्मैन की पावर को भी एक्टिवेट कर दिया था। जिसकी वजह से अब टेंग ली की सोर्ड की पावर पहले से 10 गुना ज्यादा बढ़ गई थी और उसके बाद टेंग ली दोबारा अपने उसी अटैक की तैयारी करने लगता है, जिसकी मदद से उसने पिछले एपिसोड में आसमान को ही बीचों बीच काट दिया था। और तभी देखते ही देखते टेंग ली की सोर्ड एक बार फिर से जायंट सोर्ड में ट्रांसफॉर्म हो गई थी, जिससे बहुत ही ज्यादा पावरफुल थंडर ऑरा निकल रहा था और उसकी मदद से टेंग ली ने पीछे से ही टाइजू के ऊपर अटैक कर दिया था। जो देखकर टाइजू उसके इस अटैक से बचने के लिए घरों के अंदर से होते हुए काफी तेजी से भागने लगा था, लेकिन तब तक वो सोर्ड उसके काफी करीब आ चुकी थी, जहाँ पे अब टाइजू को सोर्ड से बच पाना इम्पॉसिबल हो गया था। लेकिन वो सोर्ड टाइजू को हिट कर पाती उससे पहले ही अचानक ही टाइजू वहाँ से टेलीपोर्ट हो गया था। वहीं टेंग ली का ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसने पूरी टेंगिया सिटी को 2 हिस्सों में काट दिया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, टेंगिया सिटी की बड़ी बड़ी दीवारें भी अब डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। और टाइजू को इस तरह से टेलीपोर्ट होते हुए देखकर टेंग ली हंसते हुए कहता है, ओ तो इसके अंदर टेलीपोर्टिंग की भी पावर है, पर कोई बात नहीं, ये पावर इसके पास ज्यादा देर नहीं रहने वाली, क्योंकि बहुत ही जल्द मैं इसे मारकर इसे इसकी ये पावर भी छीन लूंगा। वहीं इस मौके का फायदा उठाकर टाइजू टेंजिया सिटी से बाहर आ गया था, जहाँ मास्टर सितु टाइजू को बताते हैं कि इस लड़के की ये सोर्ड एक युआनिंग लेवल का ट्रायर है, जिसका भी के लिए हम बिल्कुल भी सामना नहीं कर सकते। वहीं अभी अभी टाइजू मास्टर सितु की पावर से ही टेलीपोर्ट हो पाया था और जैसा कि आप जानते हैं कि टेलीपोर्टिंग पावर यूज करने में बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी खर्च होती है, इसलिए यहाँ पे मास्टर सितु भी काफी ज्यादा कमजोर हो गए थे और टाइजू यहाँ पे दोबारा अपने स्पिरिट लिक्विड को पीकर काफी तेजी से टेंग ली से बचकर भागने लगा था। पर टेंग ली तो अभी भी उसका पीछे नहीं छोड़ रहा था, वो लगातार पीछे से टाइजू के ऊपर अटैक्स किए जा रहा था। और तभी मौका देकर टाइजू ने भी अपने डैन बाउ से सीधा टेंग ली के हार्ट के ऊपर अटैक कर दिया था, लेकिन टेंग ली के हार्ट के ऊपर एक गोल्डन शील्ड लगी हुई थी, जिसकी वजह से वो टाइजू के इस अटैक से बच गया था। पर उसके बावजूद भी टाइजू के डैन बाउ ने टेंग ली के फेस के ऊपर एक कट दे दिया था, जिसकी वजह से अब टेंग ली को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो बहुत ही एग्रेसिवली टाइजू के ऊपर अटैक्स करने लगा था। लेकिन बीच बीच में टाइजू भी अपने डैन बाउ से टेंग ली के ऊपर अटैक्स कर रहा था और तभी टेंग ली ने अपने युआनिंग सोर्ड से टाइजू के डैन बाउ के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर दिया था। और जैसे ये अटैक टाइजू के डैन बाउ को लगता है तो इसका सीधा असर टाइजू की बॉडी के ऊपर होता है, जिसकी वजह से टाइजू के मुंह से ब्लड भी निकलने लगा था। लेकिन टाइजू फिर भी किसी तरह से खुद को संभालते हुए वहाँ से काफी तेजी से भागने लगा था। जो देखकर टेंग ली कहता है कि अब बहुत हो गया, अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ने वाला। और ये कहकर उसने दोबारा अपने युआनिंग सोर्ड को एक जायंट सोर्ड में ट्रांसफॉर्म करते हुए पीछे से ही टाइजू के ऊपर एक बहुत ज्यादा पावरफुल अटैक कर दिया था। लेकिन टाइजू एक बार फिर से मास्टर सितु की मदद से टेलीपोर्ट होते हुए टेंग ली के इस अटैक से भी बच गया था। जो देखकर टेंग ली गुस्से से कहता है कि मैं भी देखता हूँ कि तुम और कितनी बार टेलीपोर्टिंग पावर का यूज कर पाते हो। उसके बाद वो दोनों इसी तरह से भागते भागते काफी दूर आ गए थे, जहाँ अब टाइजू का स्पिरिचुअल लिक्विड भी पूरी तरह से खत्म हो गया था। वहीं टेलीपोर्टिंग पावर का यूज करने की वजह से धीरे धीरे मास्टर सितु की पावर भी खत्म होते जा रही थी। जो देखकर टाइजू भी समझ गया था कि अब उन दोनों को रेस्ट की जरूरत है, इसलिए टाइजू अपनी माइंड डोमेन टेक्निक का यूज करते हुए नीचे वाले फॉरेस्ट को गौर से देखने लगता है। लेकिन टाइजू को इस फॉरेस्ट से बहुत ही अजीब फीलिंग आ रही थी, लेकिन अब टाइजू के पास उस फॉरेस्ट के अंदर जाने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं बचा था, इसलिए टाइजू सभी बातों को इग्नोर करता हुआ सीधा उस फॉरेस्ट के अंदर चला गया था। वहीं जब टेंग ली टाइजू को उस फॉरेस्ट के अंदर जाते हुए देखता है तो उसे अपने ग्रैंडफादर की कही हुई बात याद आती है, जहाँ उन्होंने टाइजू को इस फॉरेस्ट में जाने के लिए बहुत ही सख्ती से मना किया था, क्योंकि इस जंगल के अंदर चारों तरफ फॉग ही फॉग फैली हुई थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस जंगल के अंदर बहुत सारे पॉइजनस क्रिएचर्स भी मौजूद है। और इस जंगल के बारे में कहा जाता है कि जो कोई भी इस जंगल के अंदर जाता है तो वो कभी भी यहाँ से वापस लौट कर नहीं आता। और इस जंगल की सबसे खतरनाक चीज है ब्लू वाइन, जिसकी जड़ इस जंगल में चारों तरफ फैली हुई है। और जो कोई भी इस जंगल में कदम रखता है तो वो ब्लू वाइन उसे अपनी जड़ों में जकड़ लेता है। इसलिए टेंग ली के ग्रैंडफादर ने उसे उस फॉरेस्ट के अंदर जाने के लिए मना किया था और उसे वार्निंग देते हुए कहा था कि जब तक तुम्हारी लाइफ खतरे में ना हो तब तक तुम भूल कर भी उस जंगल के अंदर मत जाना। अपने ग्रैंडफादर की ये सारी बातें याद करके टेंग ली अपनी युआनिंग सोर्ड के अंदर अपनी स्पिरिचुअल पावर को ट्रांसफर करते हुए कहता है कि अब तो मेरे पास ये युआनिंग लेवल की सोर्ड मौजूद है और इस सोर्ड के होते हुए फिर भला मुझे इस जंगल के अंदर क्या खतरा होगा। और जब वो की कंडेंसिंग स्टेज का कल्टीवेटर इस जंगल के अंदर जा सकता है तो फिर मैं क्यों नहीं, और आज मुझे उस लड़के को मारने से कोई चीज भी नहीं रोक सकती। और ये कहकर टेंग ली भी अपनी पावर के घमंड में चूर होकर उस जंगल के अंदर चला गया था। वह दूसरी तरफ जैसे ही टाइजू उस जंगल के अंदर अपना पहला कदम रखता है तो उस ब्लू वाइन की रूट्स ने टाइजू को जगड़ना शुरू कर दिया था। जो देखकर टाइजू अपनी फायर से उन रूट्स के
ऊपर अटैक करके उन्हें डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, लेकिन जितना वो उन रूट्स को रोकने की कोशिश कर रहा था वो रूट्स उतना ही ज्यादा टाइजू को अपने अंदर जकड़ रही थी। और अब तो उस ब्लू वाई ने अपनी रूट्स की मदद से टाइजू को अपनी तरफ खींचना भी शुरू कर दिया था, जो देखकर मास्टर सेतु टाइजू को बिल्कुल शांत रहने के लिए कहते हैं। वो टाइजू को बताते हैं कि तुम जितना ज्यादा इन रूट्स के साथ फाइट करने की कोशिश करोगे ये उतना ही ज्यादा तुम्हें अपने अंदर जकड़ेंगी, इसलिए खुद को बिल्कुल ढीला छोड़कर इनके हवाले कर दो। मास्टर सेतु की यह बात सुनकर टाइजू बिल्कुल वैसा ही करता है और ऐसा होते ही वो रूट्स खुद ब खुद ही पीछे चले गए थे, जो देखकर मास्टर सेतु टाइजू को बताते हैं कि तुम यहाँ पे बिल्कुल भी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज मत करना, क्योंकि ये ब्लू वाइज स्पिरिचुअल एनर्जी को लेकर बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है और जो कोई कल्टिवेटर भी यहाँ आकर अपनी जितनी ज्यादा स्पिरिचुअल पावर का यूज करता है ये ब्लू वाइज उसे उतना ही जल्दी मारती है। वहीं टाइजू ने भी अब अपनी स्पिरिचुअल पावर को हाइड करते हुए खुद को उन रूट से आजाद करवा दिया था और तभी टाइजू की नजर वहाँ पे आ रही टेंगली के ऊपर पड़ती है और टेंगली को वहाँ देखकर टाइजू को एक आइडिया आता है। वहीं मास्टर सेतु टेंगली को वहाँ देखकर टाइजू से कहते हैं कि तुम फिक्र ना करो, जब तक भी मेरे अंदर थोड़ी सी पावर बची है मैं तुम्हारी यहाँ से भागने में पूरी मदद करूंगा। जिसपे टाइजू बहुत ही ज्यादा सीरियस होते हुए मास्टर सेतु से कहता है कि अब हमें भागने की कोई जरूरत नहीं है। और ये कहकर टाइजू ने अपनी स्पिरिचुअल पावर को अपने ब्लड में ट्रांसफर करते हुए अपने हाथ के ऊपर कट करके अपने ब्लड को उन ब्लू वाइज के ऊपर छिड़क दिया था और उसके बाद टाइजू टेंगली को देखते हुए कहता है अब मैं देखता हूँ ये इन ब्लू वाइज से कैसे बचता है। वही वो ब्लू वाइज भी अब टाइजू के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गई थी और उसी के साथ टेंगली भी टाइजू को वहाँ देखकर उसी की तरफ बढ़ने लगा था। और इसी के साथ हमारा ये अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था टाइजू के पीछे पीछे टेंगली भी उस जंगल के अंदर चला गया था और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां हमें टेंगली के पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां वो बिल्कुल आज की तरह टेंगिया सिटी के अंदर एक पर्सन के पीछे पड़ा हुआ था और वो पर्सन बहुत ही मुश्किल से टेंगली और उसके लोगों से जान बचाते हुए भाग रहा था। लेकिन एक जगह पर आकर टेंगली और उसके लोगों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था, जो देखकर वो पर्सन टेंगली जो कि अभी एक बच्चा था उससे कहता है यंग मास्टर ये टोकन मेरे एंसेस्टर्स की आखिरी निशानी है, प्लीज इसे मुझसे मत छीनिए और वैसे भी ये टोकन आपके किसी काम का नहीं है। जिस पे टेंगली बहुत ही एरोगेंट टोन में उससे कहता है कि ये ट्रायल मेरे काम का हो या ना हो ये मुझे फिर भी चाहिए। लेकिन वो पर्सन अभी भी अपना ट्रायल उन लोगों को देने के लिए तैयार नहीं था, जो देखकर टेंगली और उसके लोग उस पर्सन के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गए थे। और ये देखकर वो पर्सन गुस्से से टेंगली से कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आ रही, एक सिटी के यंग मास्टर होने के बावजूद भी तुम ऐसी हरकत कर रहे हो। और ये कहकर उस पर्सन ने भी गुस्से से अपनी ट्रायल की पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया था, लेकिन वो पूरी तरह से ऐसा कर पाता उससे पहले ही टेंगली ने बहुत ही तेजी से उस पर्सन के ऊपर अटैक करके उसे वहीं पे मार दिया था। और ऐसा होते ही उस पर्सन की सारी पावर ब्लड में ट्रांसफॉर्म होकर उस ट्रायर के अंदर चली गई थी, जो देखकर टेंगली खुश होते हुए उस ट्रायर को लेकर सीधा अपने ग्रैंडफादर के पास चला गया था, जहां उसके ग्रैंडफादर भी उसकी बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं और उन्होंने वो ट्रायर भी अपने पोते के गले में पहना दिया था, जिसे टेंगली आज तक एक शील्ड के तौर पर यूज कर रहा था। और ये शील्ड भी ऐसी वैसी नहीं बल्कि एक हाई ग्रेड की शील्ड थी, जो उसे बड़े से बड़े खतरे से भी बचा लेती थी। और अपने पोते को वो ट्रायर पहनाने के बाद मास्टर टेंग अपने पोते से कहते हैं टेंगिया सिटी के अंदर जितने भी ट्रायर्स हैं वो सभी तुम्हारे हैं, तुम जब चाहो उनमें से किसी भी ट्रायर को ले सकते हो। अपने पास्ट की ये सारी बातें सोचते हुए टेंगली उसी खतरनाक जंगल के अंदर आ गया था, जहां अभी तक भी उसे टाइजू नजर नहीं आया था, इसलिए वो काफी तेजी से जंगल में आगे की तरफ बढ़ने लगा था। लेकिन उसे टाइजू अभी भी कहीं भी नजर नहीं आ रहा था, इसलिए वो उसी ब्लू वेन वाले पेड़ के पास आकर रुक गया था और वहां पहुंचकर टेंगली काफी गौर से इधर उधर देखने लगा था। और तभी टेंगली को उस पेड़ के ऊपर टाइजू का ब्लड मिलता है, जो देखकर टेंगली समझ गया था कि टाइजू यहीं कहीं आसपास छुपा हुआ है। जिसके बाद टेंगली एक डेवल स्माइल करते हुए कहता है कि मैं इस पूरी जगह को ही डिस्ट्रॉय कर दूंगा, उसके बाद मैं देखता हूँ तुम कहाँ पे छुपते हो। और ये कहकर टेंगली अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करके दोबारा अपनी उसी ग्रेट सोर्ड टेक्निक का यूज करने लगता है। लेकिन टेंगली की स्पिरिचुअल पावर को महसूस करके उस ब्लू वेन पेड़ की रूट्स भी एक्टिवेट हो गई थी और देखते ही देखते उन रूट्स ने काफी तेजी से आगे बढ़ते हुए टेंगली को पूरी तरह से जकड़ लिया था और टाइजू भी पीछे छुपकर ये सब देख रहा था। वहीं खुद को उन रूट्स में जकड़ा हुआ देखकर टेंगली को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और उसने अपनी उस ग्रेट सोर्ड से उन रूट्स के ऊपर ही अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। और ऐसा होते ही टेंगली भी एक पल के लिए उन रूट से आजाद हो गया था। लेकिन अब की बार उन रूट्स ने और भी ज्यादा तेजी से टेंगली को अपने अंदर जकड़ना शुरू कर दिया था, जो देखकर टेंगली अपने एक टायर को बाहर निकालते हुए उसे शील्ड के तौर पर यूज कर रहा था, जो देखकर टाइजू ने भी बाहर आते हुए अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड से उसकी शील्ड के ऊपर अटैक्स करना शुरू कर दिए थे। और टाइजू के लगातार अटैक्स करने की वजह से देखते ही देखते वो शील्ड वहीं पे डिस्ट्रॉय हो गई थी। और उस टायर शील्ड के डिस्ट्रॉय होते ही दोबारा वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसका इम्पैक्ट टाइजू के ऊपर भी पड़ता है, जिसकी वजह से वो भी थोड़ा पीछे खिसक गया था। लेकिन टाइजू एक बार फिर से इस मौके का फायदा उठाकर वहाँ से भाग गया था। वहीं उस ब्लास्ट की वजह से टेंगली की हालत तो बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी और वो दोबारा गुस्से से खड़े होते हुए टाइजू
टाइजू से कहता है तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई मुझे यहाँ पे फंसाने की। और ये कहकर टेंगली गुस्से से उसके पीछे जाते हुए कहता है बस एक बार तुम मेरे हाथे चढ़ जाओ, उसके बाद मैं तुम्हें ऐसी मौत दूंगा कि तुम्हारी रूह भी कांप जाएगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसके बाद मैं तुम्हारी सोल को भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और इन बातों के दौरान दोबारा टेंगली टाइजू के काफी करीब आ चुका था, जो देखकर टाइजू भी अपना पूरा दम लगाकर भागने लगा था। और वो भागते भागते मास्टर सीटू से पूछता है मास्टर आप ठीक तो है ना। जिस पे मास्टर सीटू उससे कहता है कि तुम मेरे बारे में फिक्र ना करो, मैं ठीक हूँ, पर ये लड़का वाकई बहुत ज्यादा खतरनाक है। इवन ये तुमसे भी 100 गुना ज्यादा टैलेंटेड है, पर उसके बावजूद भी तुमने इसे काफी ज्यादा तकलीफ पहुंचाई है। ऐसा इसके साथ आज तक किसी ने भी नहीं किया होगा। और अगर उसके पास वो ट्रेजर शील्ड नहीं होती तो अब तक ये वहीं पे मारा गया होता। इसलिए अब हमें एक बार फिर से इसका चालाकी से सामना करना होगा, क्योंकि इसे मारने का सिर्फ यही एक तरीका है। मास्टर सीटू की यह बात सुनकर टाइजू वहाँ पे और भी ज्यादा तेजी से भागने लगा था। वहीं दूसरी तरफ टेंगली भी काफी तेजी से टाइजू के पीछे आ रहा था, लेकिन वो रूट्स अभी भी टेंगली के पीछे पड़ी हुई थी। इन्हें खत्म करने के लिए टेंगली को बार बार वहाँ पे रुकना पड़ रहा था। वहीं टाइजू भी भागते हुए आकर एक जगह पे रुक गया था और अचानक ही उसने अपनी डायरेक्शन चेंज करते हुए दूसरी तरफ भागना शुरू कर दिया था। और वहाँ पहुंचकर टाइजू इधर उधर देखते हुए कहता है कहाँ गया वो। और तभी उसे एक तरफ से उसी बीस्ट की एनर्जी महसूस होती है, जिसे महसूस करके टाइजू कहता है ओ तो यहाँ पे है ये। और तभी टेंगली भी टाइजू को पीछे करते करते वहाँ पे पहुंच गया था। और वहाँ पहुंचकर टेंगली टाइजू से पूछता है क्या हुआ लड़के, तुम भाग क्यों नहीं रहे, क्या तुम थक गए हो। और अभी टेंगली ये सब कह ही रहा था कि तभी टाइजू ने अचानक ही पीछे से अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड से उसके ऊपर अटैक कर दिया था। लेकिन टेंगली ने भी टाइम रहते हुए अपनी मैजिकल बेल शील्ड का यूज करके टाइजू के इस अटैक को रोक लिया था। और उसके बाद टेंगली ने भी और ज्यादा देर न करते हुए अपने ब्लड को अपनी स्वॉर्ड के साथ मिला दिया था, जिसकी वजह से उसकी स्वॉर्ड की पावर पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ गई थी। जिसके बाद उसने अचानक ही टाइजू के ऊपर अटैक कर दिया था। लेकिन टाइजू ने भी एक प्रोटेक्शन फॉर्मेशन बनाते हुए किसी तरह से टेंगली के इस अटैक को रोक लिया था। और वो दोबारा वहां से उसे बीस्ट वाली डायरेक्शन की तरफ भागने लगा था, जो देखकर टेंगली गुस्से से टाइजू से कहता है कि अब मैं भी देखता हूँ कि तुम मुझसे बचकर कहाँ भाग पाते हो। और इन सारी बातों के दौरान टेंगली भी यहाँ पे एक बात भूल गया था कि अचानक ही उन रूट्स ने उसका पीछा कैसे छोड़ दिया। तो ये सब वहाँ पे उसे बीस्ट की वजह से हो रहा था। पर टेंगली ने इन सारी बातों से अनजान एक बार फिर से अपनी ग्रेट स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करते हुए पीछे से ही टाइजू के ऊपर अटैक कर दिया था। लेकिन वो अटैक टाइजू को लग पाता उससे पहले ही टाइजू वहाँ पे मास्टर सीटू की मदद से टेलीपोर्ट हो गया था। लेकिन अपने इस अटैक की वजह से टेंगली ने यहाँ पे अनजाने में ही उस ज़ॉम्बी बीस्ट को आजाद करवा दिया था। और जैसे यहाँ पे टेंगली दोबारा टाइजू की तरफ आगे बढ़ने लगता है तो तभी अचानक ही वहाँ पे बहुत ज्यादा ग्रीन पॉइजन फैलने लगी थी, जो देखकर टेंगली को भी कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ये सब यहाँ पे क्या हो रहा है। और अभी टेंगली ये सब सोच ही रहा था कि तभी ज़ॉम्बी बीस्ट ने अचानक ही बाहर आते हुए टेंगली के ऊपर अटैक कर दिया था। लेकिन टेंगली ने भी अपने थंडर पावर का यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करके उसे वहाँ से पीछे की तरफ गिरा दिया था। और ये देखकर वो ज़ॉम्बी वहाँ पे ग्रीन डेविल पिल का यूज करता है, जिसकी वजह से उस ग्रीन डेविल पिल से बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी निकलकर उस ज़ॉम्बी बीस्ट के अंदर जाने लगी थी। और ये सब देखकर मास्टर सीटू भी हैरान होते हुए कहता है कि मुझे अभी तक भी यकीन नहीं हो रहा कि अभी तक भी इस दुनिया में ऐसे लोग मौजूद हैं जो अपनी पावर बढ़ाने के लिए ग्रीन डेविल पिल का यूज करते हैं। और जैसे ही उस ग्रीन डेविल पिल से एनर्जी रिलीज होती है तो उसकी शॉक वेव्स पूरे जंगल में फैलने लगी थी। और वो शॉक वेव्स इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि उसके इम्पैक्ट की वजह से टेंगली और टाइजू भी दोनों पीछे पीछे खिसक गए थे। इवन अब उन दोनों को वहाँ पे रुकने के लिए अपनी स्पिरिचुअल पावर का भी यूज करना पड़ा था। और इस सब के दौरान मास्टर सीटू टाइजू को बता रहे थे ये ग्रीन डेविल पिल गोल्डन पिल से बहुत ज्यादा डिफरेंट होती है, क्योंकि अगर ये एक बार एक्सप्लोड हो जाए तो इससे बचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। शुक्र है अभी हम उससे बहुत ज्यादा दूर है, वरना हमारे लिए वहाँ पे सर्वाइव कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता। वहीं दूसरी तरफ उस ग्रीन डेविल पिल के एक्सप्लोड से बचने के लिए टेंगली भी वहाँ पे दोबारा अपनी मैजिकल बेल शील्ड का यूज करता है। लेकिन वो शील्ड भी वहाँ पे अकेली टेंगली को नहीं बचा पा रही थी। ये देखकर टेंगली उस शील्ड की पावर को बढ़ाने के लिए अपने ब्लड का यूज करता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो शील्ड उस एक्सप्लोड को ज्यादा देर नहीं रोक पाती और वो वहीं पे डिस्ट्रॉय हो गई थी। और इस मौके का फायदा उठाकर उस ज़ॉम्बी बीस्ट ने दोबारा टेंगली के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ से पीछे की तरफ गिरा दिया था। और जैसे ही वो ज़ॉम्बी बीस्ट दोबारा टेंगली के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है तो टेंगली ने भी अपनी ग्रेट स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करते हुए ज़ॉम्बी बीस्ट के ऊपर अटैक करके उसे वहाँ से पीछे की तरफ गिरा दिया था। लेकिन उसके बावजूद भी वो ज़ॉम्बी बीस्ट वहाँ पे हार नहीं मानता और वो दोबारा टेंगली के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया था, जो देखकर टेंगली को भी मजबूरन वहाँ से भागना पड़ा था। जो देखकर वो ज़ॉम्बी बीस्ट भी काफी तेजी से उसके पीछे जाने लगा था। और ये सब देखकर मास्टर सीटू टाइजू से कहते हैं कि ये ज़ॉम्बी बीस्ट नेसन सोरी एलम का है, इसलिए वो लड़का भी अब इसके साथ फाइट करने से डर रहा है। पर तुम्हें कैसे पता चला कि वो ज़ॉम्बी बीस्ट यहाँ पे इस जगह पे मौजूद है? जिसपे टाइजू मास्टर सीटू को बताता है कि मैंने जंगल के अंदर आते ही उस ज़ॉम्बी बीस्ट के औरा को महसूस कर लिया था। और मुझे इस बात की कंफर्मेशन तब हुई जब मैं भागते हुए इस जगह पे आया, क्योंकि उस बीस्ट के औरा की वजह से यहाँ पे उन ब्लू वेव्स की स्पिरिचुअल पावर भी बहुत ज्यादा कमजोर थी, जिसका मतलब है कि वो ब्लू वेव्स भी उस ज़ॉम्बी बीस्ट से डरती हैं। और इसी बात को देखते हुए मैंने उन रूट्स के ऑपोजिट भागना शुरू कर दिया। और जब मैं यहाँ पे पहुंचा तो कोई एक रूट भी मेरे पीछे नहीं थी, इसलिए मुझे कंफर्म हो गया कि यहाँ पे कोई बहुत ही खतरनाक चीज मौजूद है जिससे वो ब्लू वेव्स भी डरती हैं। टाइजू की ये बात सुनकर मास्टर सीटू उससे इंप्रेस होते हुए कहते हैं मुझे तो लगा था कि तुम बस यहाँ पे अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हो, पर तुमने तो यहाँ पे अपनी जान बचाने के साथ साथ टेंगली की जान को भी खतरे में डाल दिया। मानना पड़ेगा तुम पहले से काफी ज्यादा इंटेलिजेंट हो गए हो और अब ये हमारे पास टेंगली के साथ फाइट बैक करने का बहुत ज्यादा अच्छा मौका है। तुम उन दोनों की फाइट के दौरान मौका देकर टेंगली के ऊपर अटैक करके उसे वहीं पे मार देना। वहीं दूसरी तरफ हम टेंगली को देखते हैं जो वहाँ से भागते भागते काफी दूर आ चुका था और वो अभी भी उस ज़ॉम्बी बीस्ट से बचने के लिए डर के मारे वहाँ से भाग रहा था। लेकिन तभी टाइजू ने वहाँ आते हुए उसके ऊपर
ऊपर अपनी फ्लाइंग शॉट से अटैक करके उसके बाजू के ऊपर एक कट भी दे दिया था। और टाइजू दोबारा उसके ऊपर अपनी फ्लाइंग शॉट से अटैक करते हुए उससे कहता है तुम्हें क्या लगा था कि तुम इतनी आसानी से यहाँ से भाग जाओगे। और ये सब देखकर जब टेंगली पीछे की तरफ मुड़कर देखता है तो वो ज़ॉम्बी बीस्ट अभी भी वहाँ से काफी दूर था, इसलिए वो भी गुस्से से टाइजू से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे धमकी देने की। और ये कहकर टेंगली यहाँ पे अपनी फुल पावर का यूज करते हुए दोबारा अपनी ग्रेट शॉट टेक्निक का यूज करता है, जो देखकर मास्टर सितु टाइजू को बताते हैं कि इसकी शॉट पहले से भी कहीं ज्यादा पावरफुल लग रही है। इवन अब की बार इसका ये अटैक पहले से कई गुना ज्यादा फास्ट भी होने वाला है, पर तुम फिक्र न करो मैं अभी भी तुम्हें टेलीपोर्ट कर सकता हूँ। मास्टर सितु की ये बात सुनकर टाइजू ने भी अपनी फ्लाइंग शॉट में अपनी स्पिरिचुअल पावर को ट्रांसफर करते हुए अचानक ही टेंगली के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर दिया था। और उसी के साथ टेंगली ने भी दोबारा अपनी ग्रेट शॉट से टाइजू के ऊपर अटैक कर दिया था। और ये सब इतना अचानक होता है कि मास्टर सितु को भी कुछ भी समझ नहीं आती और वो गुस्से से टाइजू से कहते हैं क्या तुम पागल हो गए हो। पर क्योंकि ये टाइजू के पास बस आखिरी मौका था इसलिए वो इसे गंवाना नहीं चाहता था। और बिल्कुल यहाँ पे ऐसा ही होता है, टाइजू अपने मकसद में कामयाब हो गया था क्योंकि टाइजू की फ्लाइंग शॉट सीधे जाकर टेंगली की बॉडी के आर पार हो गई थी। और इसी के साथ टेंगली का खेल यहीं पे खत्म हो गया था। लेकिन टेंगली का अटैक टाइजू को लग पाता उससे पहले ही मास्टर सितु ने टाइजू को वहाँ से टेलीपोर्ट कर दिया था। और टेंगली के उस अटैक की वजह से वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसके बाद टाइजू ने टेंगली के बॉडी के पास आकर टाइजू की बॉडी को अपने स्पेस बैग के अंदर रख लिया था। और अभी टाइजू वहाँ से जा ही रहा था कि तभी टाइजू को वहाँ पे उसी ज़ॉम्बी बीस्ट के आने का एहसास होता है। और ये एहसास होते ही टाइजू भी वहाँ से उड़ते हुए भाग गया था। और जब वो ज़ॉम्बी बीस्ट वहाँ पे पहुंचता है तो उसे वहाँ पे कुछ भी नहीं दिखता, जो देखकर वो ज़ॉम्बी बीस्ट गुस्से से वहाँ पे जोर जोर से रोर करने लगा था। वहीं दूसरी तरफ टाइजू वहाँ से भागता हुआ एक वैली के अंदर आ गया था, जहाँ पहुंचकर टाइजू अपने उसी अपग्रेड किए हुए पानी को पीता है, जिसे पीते ही टाइजू के सारे घाव पूरी तरह से ठीक हो गए थे। और ये देखकर मास्टर सितु गुस्से से टाइजू से कहते हैं क्या तुम उस वक्त पागल हो गए थे, तुमने वहाँ पे अपनी जान का इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया, अगर मुझे तुम्हें टेलीपोर्ट करने में थोड़ी भी देर हो जाती तो तुम वहीं पे मारे जाते। जिस पे टाइजू मास्टर सितु से कहता है कि मेरे पास टेंगली को मारने का बस वो आखिरी मौका था और अगर वो मौका भी मेरे हाथ से चला जाता तो टेंगली दोबारा अपनी पावर्स को रिकवर कर लेता और फिर मेरा उसे मार पाना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता। पर मुझे पूरा यकीन था कि मेरा यह अटैक सक्सेसफुल होगा और टेंगली उसे नहीं रोक पाएगा क्योंकि टेंगली ने ऑलरेडी अपनी सारी स्पिरिचुअल पावर अपने उसी आखिरी अटैक में लगा दी थी। जिस पे मास्टर सितु उसे कहते हैं पर फिर भी अगली बार तुम अपनी लाइफ का इतना बड़ा रिस्क मत लेना। और ये कहकर मास्टर सितु टाइजू को टेंगली की सोल पावर को ऑब्जर्व करने के लिए कहते हैं और वो टाइजू को बताते हैं कि अभी टेंगली बहुत ज्यादा यंग था, लेकिन उसके बावजूद भी वो फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम के लास्ट स्टेज पे पहुंच चुका था। उसका टैलेंट वाकई बहुत ज्यादा अमेजिंग था। जिस पे टाइजू कहता है ओके मास्टर मुझे सिखाइए कि मैं उसकी पावर को कैसे ऑब्जर्व कर सकता हूँ। जिस पे मास्टर सितु टाइजू की सोल पावर का यूज करते हुए एक एनर्जी बॉल क्रिएट करते हैं और वो टाइजू से कहते हैं कि अपनी सोल पावर के इस बॉल के अंदर डाल दो और उसी के साथ साथ टेंगली की बॉडी को भी बाहर निकाल लो। मास्टर सितु की ये बात सुनकर टाइजू बिल्कुल वैसा ही करता है, जिसके बाद टाइजू मास्टर सितु के बताए हुए तरीके के मुताबिक अपनी सोल पावर का यूज करके टेंगली की बॉडी से उसकी सोल को बाहर निकालने लगा था। और ऐसा होते ही टेंगली की मरीडेस भी एक्टिवेट होते हुए बाहर आ गई थी, जो देखकर टाइजू अपनी सोल पावर टेंगली की बॉडी के अंदर डालता है और टेंगली की सोल पावर धीरे धीरे टेंगली की बॉडी से उसकी सोल को बाहर निकालने लगी थी, जो देखकर टेंगली की सोल गुस्से से टाइजू से कहती है अगर तुमने मेरी सोल को कुछ भी करने की कोशिश की तो मेरे ग्रैंडपा तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन टाइजू उसकी इन सारी बातों को इग्नोर करते हुए चुपचाप उसकी बॉडी से उसकी सोल को बाहर निकालने लगा था, जिसकी वजह से टेंगली की सोल को बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा था और वो वहाँ पे चलाते हुए अपने ग्रैंडपा को अपनी मदद के लिए बुलाने लगा था। और जैसे जैसे टेंगली की सोल उसकी बॉडी से बाहर आ रही थी वैसे वैसे उसके गले में पहने हुए जेड लॉकेट के ऊपर भी क्रैक्स आना शुरू हो गए थे और ऐसा सेम जेड लॉकेट उसके ग्रैंडफादर ने भी पहना हुआ था। और जब टेंगली के ग्रैंडफादर उस जेड लॉकेट के ऊपर क्रैक का निशान देखते हैं तो वो समझ गए थे कि उनका पोता किसी बहुत बड़े खतरे में है। और ये सब देखते हुए टेंगली के ग्रैंडफादर को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वहाँ पे उनका और खुद ब खुद ही रिलीज होने लगा था, जिसकी वजह से वहाँ पे एक एल्डर का खड़ा रह पाना भी मुश्किल हो गया था। और तभी मास्टर टैंग ऊपर हवा में उठते हुए अपनी पावर का यूज करके आसमान को चीरते हुए ऊपर आसमान में एक पोर्टल बनाते हैं, जहाँ दूसरी तरफ हमें उसी वैली का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे टाइजू बैठा हुआ टेंगली की सोल पावर को ऑब्जर्व कर रहा था। और ये देखकर मास्टर टैंग गुस्से से कहता है कौन हो तुम, मेरे ग्रैंडसन की सोल को छोड़ दो, अगर तुमने ऐसा किया तो हो सकता है मैं तुम्हारी जान बख्श दूं। जिस पे टाइजू भी कोल्ड टोन में उसे कहता है कि तुम्हारे इस ग्रैंडसन ने मेरे बचपन के दोस्त को मार दिया और सिर्फ इतना ही नहीं उसी के साथ साथ इसने मुझे भी मारने की कोशिश की, इसलिए आई एम सॉरी मैं इसकी सोल को नहीं छोड़ सकता। और इन बातों के दौरान टाइजू टेंगली की बॉडी से उसकी सोल को बाहर निकालने में काफी हद तक कामयाब हो गया था। और ऐसा होते ही उस जेड लॉकेट में क्रैक्स भी बढ़ना शुरू हो गए थे, जो देखकर मास्टर टैंग गुस्से से टाइजू से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ग्रैंडसन को मारने की, और इवन अब तुम उसे मारने के बाद उसकी सोल को भी डिस्ट्रॉय करना चाहते हो। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं दुनिया के आखिरी कोने तक भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा और उसके बाद मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा जो तुम मुझसे अपनी मौत के लिए भीख मांगोगे। लेकिन टाइजू के ऊपर मास्टर टैंग की बातों का कोई भी असर नहीं हो रहा था, वो तो अभी भी टेंगली की बॉडी से उसकी सोल को बाहर निकालने में लगा हुआ था। और तभी देखते ही देखते टाइजू ने पूरी तरह से टेंगली की बॉडी से उसकी सोल को बाहर निकाल दिया था। और ऐसा होते ही मास्टर टैंग के पास मौजूद जेड लॉकेट से टेंगली की लाइफ पावर वाली एनर्जी भी खत्म हो गई थी, जो देखकर मास्टर टैंग को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो वहाँ पे जोर जोर से चिल्लाने लगे थे। लेकिन वो जोश में होश नहीं खोना चाहते थे क्योंकि वो पोर्टल भी अब धीरे धीरे बंद होने लगा था। इसलिए मास्टर टैंग जल्दी से अपने ब्लड का यूज करके एक खास टेक्निक का यूज करते हैं, जिसकी वजह से मास्टर टैंग की सोल भी उसकी बॉडी से बाहर आ गई थी। और ये सब देखते हुए मास्टर टैंग का वो एल्डर मास्टर टैंग के सामने झुकते हुए उन्हें ऐसा करने से मना करने लगा था। और मास्टर टैंग यहाँ
पे उसकी कोई भी बात नहीं सुनते और उन्होंने एक सीक्रेट टेक्निक का यूज करते हुए अपनी सोल पावर का एक हिस्सा एनर्जी के रूप में उसे पोर्टल के अंदर भेज दिया था और वो उस एनर्जी को उस पोर्टल के अंदर भेजते हुए गुस्से से कहता है कि जो भी मेरी फैमिली को हर्ट करने के बारे में सोचेगा मैं उसका इस दुनिया से नामो निशान मिटा दूंगा। और असल में मास्टर टैंक की सोल पावर से बनी हुई वो एनर्जी एक कर्ज की तरह थी, जो अगर टाइजू को लग जाता तो उसकी पूरी लाइफ कर्ज हो जाती, यानी उसकी पूरी लाइफ श्रापित हो जाती। पर मास्टर सीतू के होते हुए ऐसा कैसे हो सकता था? और मास्टर सीतू यहाँ पे टाइजू को बताते हैं कि इस कर्ज की वजह से न सिर्फ तुम्हारी पूरी लाइफ खराब हो जाएगी बल्कि उसी के साथ साथ वो ओल्ड मैन भी तुम्हें बहुत ही आसानी से ढूंढ लेगा। मास्टर सीतू की ये बात सुनकर टाइजू उनसे पूछता है तो क्या इस कर्ज को डिस्ट्रॉय करने का कोई रास्ता है? जिस पे मास्टर सीतू से कहते हैं कि मेरे होते हुए तुम्हें इस बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अभी इस कर्ज को डिस्ट्रॉय कर देता हूँ। और हाँ, तुम उस ओल्ड मैन के बारे में भी फिक्र मत करो, वो जब भी तुम्हारे आसपास होगा तो मैं तुम्हें वहाँ से ऐसी जगह पे टेलीपोर्ट करूंगा कि वो तुम्हें कभी भी नहीं ढूंढ पाएगा। और ये कहते हुए मास्टर सीतू ने भी अपनी सोल पावर का यूज करके मास्टर टैंक के कर्ज को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। पर उसके बावजूद भी मास्टर टैंक अब टाइजू का पीछे नहीं छोड़ने वाला था और तभी देखते ही देखते टैंक ली की सोल पावर और मरीडियंस पूरी तरह से टाइजू की बॉडी के अंदर आ गई थी, जिन्हें टाइजू भी वहाँ पे बैठकर कल्टीवेट करते हुए रिफाइन करने लगा था। और टैंक ली की पावर्स को रिफाइन करते हुए टाइजू की बॉडी के अंदर से बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑरा निकलने लगा था, जो कि फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम के कल्टीवेटर्स के जितना ही पावरफुल लग रहा था। और तभी देखते ही देखते टाइजू ने उन सारी पावर्स को पूरी तरह से अब्सॉर्ब कर लिया था। और ऐसा होते ही टाइजू की बॉडी के अंदर से बहुत ही ज्यादा पावरफुल गोल्डन एनर्जी निकलने लगी थी, जो टाइजू की बॉडी से निकलते हुए सीधा ऊपर आसमान की तरफ जा रही थी। और देखते ही देखते टाइजू भी यहाँ पे फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम में ब्रेक थ्रू कर चुका था, जो देखकर मास्टर सीतू जिनकी हालत अब बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी, वो टाइजू से कहते हैं फाइनली अब मैं तुम्हारी रियल ट्रेनिंग शुरू कर सकता हूँ, पर उससे पहले हमें कोई ऐसी जगह ढूंढनी होगी जहाँ पे इन स्पिरिचुअल पावर अपने पीक पे हो। और ये कहते हुए मास्टर सीतू वहाँ पे बेहोश हो गए थे। इवन धीरे धीरे उनकी सोल भी वहाँ से डिसअपीयर होने लगी थी। और इसी के साथ हमारा ये अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, यहाँ टाइजू ने टेंग ली की सोल पावर्स को पूरी तरह से अब्सॉर्ब कर लिया था, लेकिन इस सब में टेंग ली के ग्रैंडफादर को टाइजू के बारे में पता चल गया था। और उसी के साथ साथ मास्टर सीतू की सोल भी टाइजू को बचाते बचाते बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हो गई थी। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ मास्टर सीतू इतनी बुरी तरह से इंजर्ड होने की वजह से एक लंबी नींद में जा चुके थे। और ये सब देखकर टाइजू बहुत ही ज्यादा सैड हो गया था। वो मास्टर सीतू को बुलाते हुए उनसे कहता है, मास्टर मैं अब खतरे से बाहर आ गया हूँ और आप फिक्र न करें, आपने मुझे जो सीक्रेट ऑफ अंडरवर्ल्ड टेक्निक के बारे में सिखाया है, मुझे वो मेथड पूरी तरह से याद है। इसलिए अब मैं किसी ऐसी जगह की तलाश करूंगा जहाँ पे इन स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज्यादा प्योर और स्ट्रॉन्ग हो, ताकि मैं वहाँ जाकर आपकी सिखाई हुई टेक्निक की प्रैक्टिस कर सकूं। और ये सब कहकर टाइजू मास्टर सीतू से माफी भी मांगने लगा था, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि ये सब उसी की वजह से हुआ है। और ये बात सच भी थी, क्योंकि मास्टर सीतू ने टाइजू को बचाने के लिए अपनी सोल तक की पावर को दाव पे लगा दिया था। और ये कहकर वो मास्टर सीतू से कहता है, पर आप फिक्र न करें, मैं जल्द से जल्द उस पिल को रिफाइन कर लूंगा, आप बस यहाँ पे मेरा वेट कीजिएगा। और ये कहते हुए टाइजू वहाँ से चला गया था। अगले सीन में हम एक कोफिन मास्टर को देखते हैं, जो उसी ब्लू वाइन पेड़ वाले जंगल में पहुंच गया था। और वहां पहुंचकर वो कोफिन मास्टर कहता है, फाइनली आज 100 सालों की डेडलाइन खत्म हो गई। मास्टर मैं तुम्हें दोबारा ढूंढने के लिए आ रहा हूँ। पिछली बार तो तुम अपनी बॉडी का सैक्रिफाइस करके किसी तरह से मुझसे बचकर भाग गए थे, लेकिन इस बार मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा। वहीं दूसरी तरफ टाइजू भी मास्टर सीतू की बताई हुई टेक्निक का यूज करके अपनी प्रैक्टिस के लिए कोई सुटेबल प्लेस ढूंढ रहा था। और वहाँ से आगे बढ़ते हुए वो एक पुराने टाउन के पास आ गया था, जहाँ की इन स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ही ज्यादा प्योर और पावरफुल थी। और वहाँ आते ही टाइजू को यह भी दिखने लगा था कि कैसे कभी ये टाउन बहुत ज्यादा खुशहाल हुआ करता था, लेकिन तभी एक दिन अचानक ही डाकुओं ने इस टाउन के ऊपर अटैक करके एक ही रात में इस टाउन के ऑलमोस्ट 10,000 लोग मार दिए थे, जिसकी वजह से इस जगह को एक श्रापित टाउन भी कहा जाता था। लेकिन इन सब से अलग यहाँ की इन स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, इसलिए ये जगह टाइजू की प्रैक्टिस के लिए बिल्कुल परफेक्ट थी। वहीं टाइजू इन सारी बातों को इग्नोर करता हुआ एक पुराने घर में जाकर अपनी प्रैक्टिस करने लगा था। और वहाँ पे टाइजू एक एंशिएंट पैटर्न बनाते हुए एक खास किस्म की फॉर्मेशन बनाता है, जिसके बाद टाइजू वहीं बैठकर उस फॉर्मेशन की स्पिरिचुअल पावर को ऑब्जर्व करने लगा था। और इस दौरान उसे मास्टर सीतू की कई हुई बातें याद आती है कि अंडरवर्ल्ड असेंशन और पेनिट्रेशन टेक्निक को 9 लेवल्स में डिवाइड किया गया है। और हर बार जब तुम 3 लेवल्स की प्रैक्टिस कर लोगे तो हर बार उसके साथ साथ तुम्हारी बॉडी की 3-3 मेरिडियंस एक्टिवेट होती जाएंगी। लेकिन इस टेक्निक में तुम्हें कामयाबी हासिल करने के लिए एक ऐसी जगह की जरूरत होगी जहाँ की इन स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज्यादा प्योर और स्ट्रॉन्ग हो। और जैसे जैसे तुम इस टेक्निक को सीखने के करीब आते जाओगे, वैसे वैसे ही तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी में कोल्डनेस आनी शुरू हो जाएगी, जिसके बाद तुम कोल्ड एलेक्सर को भी रिफाइन कर पाओगे। और जब तुम पूरी तरह से इस टेक्निक को सीख जाओगे तो तभी तुम्हारी बॉडी के अंदर एक कोल्ड पिल अपीयर होगी, जिसे तुम्हें उसी टाइम अपनी इनर स्पिरिचुअल पावर का यूज करके रिफाइन करना होगा। और उसके बाद तुम्हें हर 3 लेवल्स पे मिली हुई एक पिल आखिर में जाकर आपस में मर्ज हो जाएंगी। और अगर तुमने उस पिल को सक्सेसफुली रिफाइन कर लिया तो मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम डैन फॉर्मेशन रियलम में पहुंच जाओगे। और अभी टाइजू ये सब सोच ही रहा था कि तभी टाइजू को वहाँ पे किसी के आने का एहसास होता है। और जब टाइजू अपनी आई टेक्निक का यूज करके उस पर्सन को देखता है तो वो पर्सन बिल्कुल एक आदि मानव की तरह था। और जैसे वो आदि मानव वहाँ से थोड़ा आगे आता है तो टाइजू उससे पूछता है, कौन हो तुम और तुम्हारी यहाँ आने का मकसद क्या है? टाइजू की यह आवाज सुनकर उस आदि मानव को कुछ भी समझ नहीं
रहा था, इसलिए वो अपना सर खुजाते हुए वहां से दोबारा आगे बढ़ने लगा था। और जैसे ही वो वहाँ पे मौजूद एक पत्थर को टच करने की कोशिश करता है तो टाइजू की बनाई हुई वो फॉर्मेशन दोबारा एक्टिवेट हो गई थी और उस आदि मानव को कोई भी जवाब न देते हुए देखकर टाइजू ने भी अब उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था। लेकिन उस आदि मानव के ऊपर टाइजू के इन अटैक्स का कोई खास असर नहीं हो रहा था और उल्टा उस आदि मानव ने एक बड़े से पत्थर से टाइजू के ऊपर ही अटैक कर दिया था, जो देखकर अब टाइजू को भी थोड़ा गुस्सा आ गया था। इसलिए अब की बार टाइजू अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड से उसके ऊपर अटैक करता है और टाइजू की फ्लाइंग स्वॉर्ड का ये अटैक इतना ज्यादा फास्ट था कि वो आदि मानव भी उसे समझ नहीं पाता और वो फ्लाइंग स्वॉर्ड सीधे जाकर उसके पेट के अंदर घुस गई थी। लेकिन उस आदि मानव को उससे भी कोई खास फर्क नहीं पड़ा था। ये देखकर टाइजू अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड को वापस बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन उस आदि मानव ने अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए उस फ्लाइंग स्वॉर्ड को अपने ही पेट के अंदर रोक लिया था और अब टाइजू के बुलाने के बावजूद भी वो फ्लाइंग स्वॉर्ड टाइजू के पास नहीं आ रही थी, जो देखकर टाइजू को भी एक झटका लगता है। इसलिए टाइजू ने अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करके उस आदि मानव के ऊपर अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से टाइजू की फ्लाइंग स्वॉर्ड उस आदि मानव के पेट को चीरते हुए बाहर आ गई थी और इस बार उस आदि मानव की हालत वाकई थोड़ी खराब हो गई थी। लेकिन तभी उसने वहीं बैठे बैठे एक खास तलिस्मैन का यूज करके खुद को हील करना शुरू कर दिया था और देखते ही देखते थोड़ी देर में वो पूरी तरह से हील हो गया था, जो देखकर टाइजू भी हैरान होते हुए कहता है कि ये किस तरह का तलिस्मैन है जिसकी मदद से इसने इतनी जल्दी खुद को हील कर लिया। और जैसे ही वो आदि मानव हील होता है तो टाइजू दोबारा उसके पास आते हुए उससे पूछता है, कौन हो तुम और तुम यहाँ क्यों आए हो? अगर तुम गलती से यहाँ आ गए थे तो तुम वापस जा सकते हो, क्योंकि मैं यहाँ बैठकर प्रैक्टिस कर रहा हूँ और तुम मुझे यहाँ आकर डिस्टर्ब कर रहे हो। जिसपे वो आदि मानव नाम में अपना सर हिलाते हुए कहता है, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। और ये देखकर हमें यहाँ पे पता चलता है कि वो आदि मानव बोल नहीं सकता था। और ये देखकर अब की बार टाइजू थोड़ा गुस्से से उस आदि मानव से कहता है कि तुम दोबारा मुझे परेशान कर रहे हो और अगर तुम वाकई यहाँ पे मुझे परेशान करने के लिए आए हो तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिसपे वो आदि मानव कुछ पत्थरों को उठाकर इशारे से टाइजू को कुछ बताने लगता है। उन पत्थरों को देखकर टाइजू को भी समझ आ गई थी कि वो आदि मानव उसकी स्टोन फॉर्मेशन की बात कर रहा है, इसलिए टाइजू वहाँ पे दोबारा अपनी स्टोन फॉर्मेशन बनाते हुए उससे कहता है, क्या तुम इसकी बात कर रहे हो? जिसपे वो आदि मानव हाँ में अपना सर हिलाकर वहाँ से एक बड़े से पत्थर को तोड़कर टाइजू की बनाई हुई फॉर्मेशन को अपने साथ लेकर चला गया था। और उस आदि मानव को वहाँ से जाते हुए देखकर टाइजू खुद से ही कहता है, इस पर्सन की बॉडी के ऊपर लगे हुए ये तलिस्मैन बहुत ज्यादा अजीब है, जिनकी मदद से ये मुझे फाइट में बराबरी की टक्कर दे सकता था। और अभी टाइजू ये सब सोच ही रहा था कि तभी वो आदि मानव दोबारा वापस आ गया था, जो देखकर टाइजू अपनी फ्लैंक शॉट को बाहर निकालते हुए उससे कहता है, तुम वापस क्यों आ गए? क्या तुम मरना चाहते हो? जिसपे वो आदि मानव नाम में अपना सर हिलाते हुए कहता है, नहीं नहीं। और ये कहकर उसने टाइजू की तरफ एक छोटा सा स्टोन फेंक दिया था, जिसके बाद वो आदि मानव दोबारा वहाँ से चुपचाप चला गया था। और जब टाइजू उस छोटे से स्टोन को उठाता है तो टाइजू को भी एक झटका लगता है, क्योंकि वो छोटा सा स्टोन एक इल्यूजनरी मैजिक वेपन था, जिसकी मदद से टाइजू अपने आप को और ज्यादा पावरफुल दिखाकर किसी को भी डरा सकता था। और ये चेक करने के लिए टाइजू जैसे ही अपनी स्पिरिचुअल पावर उस मैजिक वेपन के अंदर इंजेक्ट करता है तो वहाँ पे देखते ही देखते टाइजू के क्लोन बन गया था, जो कि नेसेंट सोल रियलम पे था। ये देखकर टाइजू खुश होते हुए कहता है कि अपने दुश्मनों को डराने के लिए ये इल्यूजनरी मैजिक वेपन आगे चलकर मेरे बहुत काम आने वाला है। और ये कहकर टाइजू कहता है, ये पर्सन तो वाकई बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जो ये मुझे एक नॉर्मल सी फॉर्मेशन के बदले में एक हाई ग्रेड का इल्यूजनरी मैजिक वेपन दे गया, पर अब मुझे अपनी प्रैक्टिस के लिए कोई और जगह ढूंढनी होगी। और ये कहकर टाइजू वहाँ से आगे बढ़ता हुआ उसी टाउन की एक अलग ही जगह पे आ गया था। और वहाँ पहुंचकर जब टाइजू उस जगह की स्पिरिचुअल एनर्जी को चेक करता है तो उस जगह की स्पिरिचुअल एनर्जी पहले वाली जगह से भी ज्यादा थी, इसलिए टाइजू वहीं बैठकर प्रैक्टिस करने लगा था। और टाइजू वहाँ पे एक बार फिर से वहाँ की प्योर स्पिरिचुअल एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर अब्सॉर्ब करने लगा था। और ऐसा करते हुए टाइजू की बॉडी से बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑरा निकलने लगा था। लेकिन टाइजू खुद इस बात से अनजान था कि उस टेक्निक की प्रैक्टिस करते करते धीरे धीरे उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी में काफी ज्यादा चेंजेस आ रहे थे और उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी अपनी पीक पे पहुंच चुकी थी, जिसकी वजह से अब धीरे धीरे उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी में कोल्डनेस आनी भी शुरू हो गई थी। और इस सब की वजह थी मास्टर सीटू की बताई हुई वो टेक्निक, जिसकी वजह से न सिर्फ टाइजू की स्पिरिचुअल एनर्जी बढ़ रही थी, बल्कि उसी के साथ साथ टाइजू की कल्टीवेशन भी बढ़ती जा रही थी। और तभी देखते ही देखते टाइजू की बॉडी के अंदर धीरे धीरे एक गोल्ड पिल बनने लगी थी और इसकी वजह से वहाँ आसपास की पूरी जगह ही बर्फ में जम गई थी। और जैसे ही वो पिल पूरी तरह से बनती है तो टाइजू से बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑरा निकलता है, जिसकी वजह से वो पूरी बर्फ टूटकर वहीं गिरने लगी थी। और इसी के साथ टाइजू ने उस टेक्निक के फर्स्ट 3 लेवल्स को पूरी तरह से सीख लिया था, जो देखकर टाइजू खुद से ही कहता है कि इस टेक्निक को प्रैक्टिस करना तो वाकई बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि हर बढ़ते लेवल के साथ इसको प्रैक्टिस करना मेरे लिए और भी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। इसलिए अब मुझे इससे भी ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी वाली जगह ढूंढनी होगी। वहीं दूसरी तरफ हम उस कोफिन मास्टर को देखते हैं, जिसने अचानक एक जगह पे टेलीपोर्ट होते हुए अपनी पावर का यूज करके उस ज़ोंबी बीस्ट को एक शील्ड के अंदर ट्रैप कर दिया था, जिससे काफी ज्यादा मेहनत के बावजूद भी वो ज़ोंबी बीस्ट उस शील्ड से बाहर नहीं निकल पा रहा था। और ये देखकर वो कोफिन मास्टर उससे कहता है, पूरे 100 साल हो गए तुम्हें देखे हुए, मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम अभी भी बिल्कुल पहले की तरह ही होगे, इवन अब तो तुम पहले से और भी ज्यादा पावरफुल बन गए हो। और ये कहकर वो कोफिन मास्टर उसे लाइटनिंग का एक झटका देता है, जो देखकर वो ज़ोंबी बीस्ट उसके सामने झुकते हुए उससे माफी मांगने लगा था। ये देखकर वो कोफिन मास्टर उससे कहता है, ओके ओके मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, पर तुम्हारे बॉडी के ऊपर लगे हुए इन तलिस्मैन्स की मदद से तुम मास्टर की लोकेशन आसानी से ढूंढ सकते हो, इसलिए अब तुम्हें मास्टर को ढूंढने में मेरी मदद करनी होगी। जिसपे वो ज़ोंबी बीस्ट डरते हुए हाँ में अपना सर हिलाने लगता है। ये देखकर कोफिन मास्टर ने उसे आजाद कर दिया था और कोफिन मास्टर उससे कहता है कि अगर तुमने मास्टर को ढूंढने में मेरी मदद की तो मैं मास्टर की सोल पावर को ऑब्जर्व करके
तुम्हें आजाद कर दूंगा और उसी के साथ मेरी हेल्प करने की वजह से मैं तुम्हें इनाम में इवॉल्व करके पूरी तरह से एक डीमन में ट्रांसफॉर्म कर दूंगा। ये सुनकर वो ज़ॉम्बी बीस्ट भी बहुत ज्यादा खुश हो गया था और उसके बाद वो ज़ॉम्बी बीस्ट काफी तेजी से उस कॉफिन मास्टर को अपने मास्टर की तरफ ले जाने लगा था। वहीं दूसरी तरफ टाइजू भी किसी पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी वाली जगह की तलाश में एक अलग जगह पे आ गया था, लेकिन इस जगह की स्पिरिचुअल एनर्जी भी बिल्कुल पहले की तरह ही थी। और अभी टाइजू ये सब सोच ही रहा था कि तभी टाइजू को एहसास होता है कि वो आदि मानव अभी भी उसका पीछा कर रहा है। ये देखकर अब की बार टाइजू ने डायरेक्ट अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड से उसके ऊपर अटैक कर दिया था, जो देखकर वो बेचारा आदि मानव भी डर गया था। जो देखकर टाइजू अपने अटैक को रोकते हुए अब की बार थोड़ा गुस्से से उससे पूछता है कि तुम अभी तक मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, अब तुम क्या चाहते हो। जिसपे वो नाम में अपना सर हिलाते हुए इशारे से टाइजू से कहता है कि मैं तुमसे कुछ भी नहीं चाहता। और ये कहकर वो इशारे से ही टाइजू को एक तरफ चलने के लिए कहने लगता है, जो देखकर टाइजू भी कुछ सोचता हुआ उसके पीछे जाने लगा था। और वो आदि मानव टाइजू को वहाँ से एक पुरानी बिल्डिंग्स वाले एरिया में ले आया था और वहाँ पहुंचकर उसने सबसे पहले एक टूटी हुई बिल्डिंग के ऊपर चढ़कर वहाँ पे लगे हुए एक स्टोन की पावर को एक्टिवेट करता है। और उसके बाद देखते ही देखते उसने इसी तरह से वहाँ पे सेम उसी तरह की 3 और स्टोन्स की पावर को भी एक्टिवेट कर दिया था, जिसकी वजह से देखते ही देखते ऊपर आसमान में एक फॉर्मेशन बनने लगी थी और उन 4 स्टोन्स की पावर भी एक जगह पे इकट्ठा होने लगी थी। ये देखकर वो आदि मानव अपने हाथ जोड़कर कोई खास किस्म का स्पेल बोलने लगा था, जिसकी वजह से देखते ही देखते उन सभी स्टोन्स की पावर इकट्ठा होकर वहीं नीचे जमीन पे गिरने लगी थी। और ऐसा होते ही वहाँ की पूरी जमीन ही हिलने लगी थी। और ये सब देखकर टाइजू अभी कुछ सोच पाता उससे पहले ही नीचे जमीन से धीरे धीरे एक ड्रैगन असुरा बोर्ड की मूर्ति बाहर आने लगती है। वो मूर्ति देखने में बहुत ही ज्यादा बड़ी और खतरनाक लग रही थी और उस एंशिएंट मूर्ति को देखकर टाइजू भी थोड़ा चौंकते हुए कहता है, इस मूर्ति को देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे अभी ये कुछ ही देर में जिंदा हो जाएगी। जिसपे वो आदि मानव टाइजू को इशारे से उस मूर्ति के ऊपर जाकर प्रैक्टिस करने के लिए कहता है। उस आदि मानव की ये बात सुनकर टाइजू ने भी और ज्यादा देर न करते हुए उस मूर्ति के ऊपर चला गया था। और वहाँ जाकर जब टाइजू उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को चेक करता है तो उस जगह की एनर्जी अपने पीक पे थी। और ये देखकर टाइजू खुश होता वो वहीं पे बैठकर अपनी प्रैक्टिस करने लगा था। और वहाँ पे प्रैक्टिस करते करते टाइजू को काफी ज्यादा देर हो गई थी। इवन टाइजू ने वहाँ बैठे बैठे उस टेक्निक के 5 लेवल्स को सक्सेसफुली सीख लिया था। और ये देखकर अभी टाइजू खुश हो ही रहा था कि तभी अचानक ही वहाँ का पूरा मौसम चेंज होने लगता है और ऊपर आसमान में एक पोर्टल बनता है, जैसे वो एक कॉफिन मास्टर बाहर आने लगता है। ये देखकर वो आदि मानव भी काफी तेजी से टाइजू के पास आ गया था। और वहाँ आते ही वो आदि मानव अपनी पावर का यूज करके एक फॉर्मेशन बनाता है, जिसकी वजह से देखते ही देखते वहाँ पे एक पोर्टल ओपन हो गया था। जिसके बाद वो आदि मानव टाइजू को लेकर जल्दी जल्दी उस पोर्टल के अंदर चला गया था। और उन दोनों के उस पोर्टल के अंदर जाते ही धीरे धीरे अब वो मूर्ति वापस जमीन के अंदर जाने लगी थी। लेकिन वो मूर्ति पूरी तरह से जमीन के अंदर जा पाती उससे पहले ही कॉफिन मास्टर ने उसके ऊपर अटैक करके उसे जमीन के अंदर जाने से रोक दिया था। और उस मूर्ति को देखते हुए वो कॉफिन मास्टर कहता है, फाइनली मुझे वो मिल ही गया। वहीं दूसरी तरफ वो आदि मानव और टाइजू उस पोर्टल से होते हुए उस मूर्ति के अंदर आ गए थे। और वहाँ आते ही टाइजू उस जगह को काफी गौर से देखने लगा था। और तभी टाइजू को वहाँ पे किसी और के भी होने का एहसास होता है, इसलिए टाइजू ने अचानक ही अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड से उसके ऊपर अटैक कर दिया था, जैसे एक एनर्जी बालों से बचते हुए भागने लगी थी। ये देखकर वो आदि मानव टाइजू को रोकने की कोशिश कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ उस एनर्जी बाल ने भी देखते देखते एक छोटे से ओल्ड मास्टर का रूप ले लिया था। लेकिन वो ओल्ड मास्टर अभी भी नहीं रुक रहा था और उसने ओल्ड मास्टर के ऊपर भी अटैक करना शुरू कर दिया था, जो देखकर उस आदि मानव ने बीच में आते हुए टाइजू के इस अटैक को रोक दिया था। और वो इशारे में टाइजू के ऊपर गुस्सा करने लगा था, जो देखकर वो ओल्ड मास्टर उससे कहता है, बेवकूफ कहेंगे, क्या तुम भूल गए हो कि अपने मेहमानों के साथ कैसे पेश आते हैं। और ये कहकर वो ओल्ड मास्टर वहाँ पे एक पोर्टल बनाता है, जिससे उन्हें बाहर का सीन दिखने लगा था। और बाहर वो कॉफिन मास्टर चिल्लाते हुए कह रहा था, मास्टर आपकी डेडलाइन खत्म हो गई है, 100 साल तो देखते ही देखते यूं ही गुजर गए और इस बार मैं आपको पिछली बार की तरह भागने नहीं दूंगा। उस कॉफिन मास्टर को देखकर टाइजू उस ओल्ड मास्टर से पूछता है कि ये पर्सन कौन है और क्या तुम ही इसका मास्टर हो। जिसपे वो मास्टर सैड होते हुए कहते हैं, हाँ ये मेरा एक घटिया डिसाइबल है। और ये कहकर वो टाइजू को बताता है कि मैं हूँ इनसेक्ट का फाउंडर हूँ, जिसको ज्वाइन करने का हर कल्टीवेटर सपना देखता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी पावर को बढ़ाने के लिए गलत रास्ते पे चल पड़ते हैं और उन्हीं में से मेरा एक डिसाइबल भी है, जिसका नाम हु कोई है। इसने भी पावरफुल बनने के लिए गलत रास्ते को चूज किया और इसने पूरी तरह से खुद को डार्क पावर्स के हवाले कर दिया। जिसपे टाइजू कहता है, इसका मतलब है कि आपका डिसाइबल आपके ही खिलाफ हो गया। जिसपे वो ओल्ड मास्टर कहता है, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, 300 साल पहले मैं ही इसे अपने सेक्ट में ले आया था। लेकिन हु कोई जल्द से जल्द पावरफुल बनने की लालच में धीरे धीरे डार्क पावर्स की प्रैक्टिस करने लगा। और तब देखते ही देखते एक टाइम ऐसा आ गया था जब वो उन डार्क पावर्स की वजह से पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। जिसके बाद उसने मुझे ही मारने की कोशिश की थी ताकि वो मेरी नेसेट लेवल की सोल को अब्सॉर्ब करके और भी ज्यादा पावरफुल हो सके। और वो इसमें ऑलमोस्ट कामयाब हो भी गया था। लेकिन एंड टाइम पे मैंने अपनी बॉडी का सैक्रिफाइस करके किसी तरह से अपनी सोल को बचा लिया था। लेकिन इसने मेरी बॉडी को भी नहीं छोड़ा और इसने मेरी बॉडी की भी सारी पावर को पूरी तरह से अब्सॉर्ब कर लिया था, जिसकी वजह से ये देखते देखते और भी ज्यादा पावरफुल हो गया था, जिससे अब सामना कर पाना मेरे भी बस की बात नहीं है। इसलिए मैं तुमसे एक मदद चाहता हूँ। मैं अपनी एक सीक्रेट टेक्निक का यूज करके एक टेलीपोर्टेशन एरे को ओपन करूंगा और उसकी मदद से मैं तुम्हें टोगन सेट में भेजूंगा, बल्कि मैं तुम्हें सीधे टोगन सेट के हेडक्वार्टर्स में ही भेजूंगा। जिसपे टाइजू उस ओल्ड मास्टर से कहता है कि अगर आप टेलीपोर्टेशन एरे को एक्टिवेट कर सकते हैं तो आप खुद ही वहाँ क्यों नहीं चले जाते। जिसपे वो ओल्ड मास्टर टाइजू को बताता है कि हु कोई ने मेरी बॉडी की पावर्स को ऑब्जर्व कर लिया था, इसलिए मेरे और उसके दरमियान 100 मील से ज्यादा का फासला नहीं होना चाहिए, वरना मेरे साथ साथ वो भी मारा जाएगा। इसलिए तुम्हें वहाँ जाकर मेरे छोटे भाई जी से मिलना होगा
होगा और उसे वापस यहाँ भेजना होगा मेरी मदद के लिए। वहीं दूसरी तरफ अब बाहर उस कोफिन मास्टर ने उस मूर्ति के ऊपर अटैक्स करना शुरू कर दिए थे, जो देखकर उस ओल्ड मास्टर ने भी अपनी पावर का यूज करते हुए उस मूर्ति के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव शील्ड बना दी थी। लेकिन वो कोफिन मास्टर अभी भी नहीं रुक रहा था और वो अभी भी लगातार उस मूर्ति के ऊपर अटैक किए जा रहा था, जिसकी वजह से अब वो मूर्ति धीरे धीरे टूटने लगी थी। और ये देखकर वो ओल्ड मास्टर सीरियस होते हुए टाइजू से कहता है कि मेरे इस पपेट डम ने मुझे बताया है कि तुम कोल्ड एनर्जी की प्रैक्टिस कर रहे हो, जिसके लिए तुम्हें किसी प्योर स्पिरिचुअल एनर्जी वाली जगह की जरूरत है। तो मेरे भाई का वो सेट तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट जगह है, वहाँ जाकर तुम आसानी से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। और ये कहकर वो टाइजू से कहता है कि अब हमारे पास और ज्यादा टाइम नहीं बचा, मैं टेलीपोर्टेशन एरो को एक्टिवेट कर रहा हूँ, इसलिए तुम जल्दी जल्दी फैसला करो। और ये कहकर उस ओल्ड मास्टर ने अपनी पावर का यूज करते हुए वहाँ पे टेलीपोर्टेशन एरो को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ टाइजू भी सोचते हुए अपने मन में कहता है कि वो कोफिन मास्टर मुझे बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा है, अगर मैं यहाँ से नहीं गया तो मैं भी खतरे में पड़ जाऊंगा। और ये कहकर टाइजू भी वहाँ से जाने के लिए मान गया था, जो देखकर उस ओल्ड मास्टर ने खुश होते हुए उस टेलीपोर्टेशन एरो को पूरी तरह से एक्टिवेट कर दिया था। वहीं बाहर वो कोफिन मास्टर गुस्से से अपने मास्टर को याद करते हुए कहता है कि मास्टर मैं भी देखता हूँ कि इस बार तुम मुझसे बचकर कहाँ जाते हो। और ये कहकर उसने बाहर से उस मूर्ति के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और वो मूर्ति भी पूरी तरह से टूटकर नीचे गिरने लगी थी। और इसी के साथ हमारे ये अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखना इंटरेस्टिंग होगा कि टाइजू वहाँ से टेलीपोर्ट हो पाता है या नहीं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दे और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, टाइजू भी उस ओल्ड मास्टर की मदद करने के लिए रेडी हो गया था, जो देखकर उस ओल्ड मास्टर ने भी खुश होते हुए अपनी टेलीपोर्टेशन एरो को पूरी तरह से एक्टिवेट कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ उस कोफिन मास्टर ने भी बाइस उस मूर्ति के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से वो मूर्ति अब धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगी थी। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ उस जगह को टूटते हुए देखकर वो ओल्ड मास्टर टाइजू से कहता है, तुम जल्दी से इस टेलीपोर्टेशन पोर्टल से होते हुए मेरे भाई के सेट जाकर उसे मेरा लेटर दे देना, तब तक मैं इस कोफिन मास्टर को रोकता हूँ। और ये कहकर वो ओल्ड मास्टर उस कोफिन मास्टर को रोकने के लिए उस मूर्ति से बाहर आ गया था। वहीं टाइजू भी डम को लेकर उस पोर्टल के अंदर चला गया था और उसी के साथ वो मूर्ति भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई थी। अगले सीन में हमें ओल्ड मास्टर के भाई के सेट का सीन दिखाया जाता है, जिसका नाम यिन सेट था। और इस सेट के लोग भी कोफिन को ही अपने स्पिरिट वेपन के तौर पर यूज करते थे। और तभी देखते ही देखते यिन सेट की टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन एक्टिवेट होती है, जिससे उन्हीं के सेट की एक अलग ब्रांच का डिसेबल बाहर आता है, जिसे देखकर वहाँ पे बैठे एक एल्डर उससे पूछता है कि तुम कहाँ से आए हो। जिसपे वो लड़का उस एल्डर को ग्रीट करते हुए कहता है कि मैं यिन सेट की ब्रांच ली सेन से आया हूँ और मैं यहाँ पे अपना एडवांस टेस्ट देने के लिए आया हूँ। उस डिसेबल की ये बात सुनकर वो एल्डर भी उसे एग्जाम वाले एरिया की तरफ भेज देता है और उस डिसेबल के वहाँ से जाते ही वो टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन एक बार फिर से एक्टिवेट होने लगती है, जो देखकर उस एल्डर को भी एक झटका लगता है, क्योंकि उस टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन से जो ऑरा निकल रहा था वो उसी ओल्ड मास्टर का ही था। इसलिए उन सभी को ऐसा लगने लगा था जैसे ओल्ड मास्टर ही खुद यहाँ आ रहे हैं। और ये सोचकर वो सभी उनका स्वागत करने के लिए खड़े हो गए थे। इवन वो सभी लोग उनके सामने झुकते हुए उन्हें ग्रीट भी करने लगे थे। लेकिन जब उस फॉर्मेशन से टाइजू और डम बाहर आते हैं तो वो सभी लोग भी चूक गए थे। और टाइजू उनसे कहता है कि मैं जल्द से जल्द आपके सेक्ट लीडर से मिलना चाहता हूँ, हमें यहाँ पे ओल्ड मास्टर ने कोई बहुत ही जरूरी बात बताने के लिए भेजा है। और अभी वो एल्डर्स टाइजू को कुछ कह पाते उससे पहले ही सेक्ट लीडर भी वहाँ आ गया था, जिसे देखकर वो सभी एल्डर्स अपने सेक्ट लीडर को ग्रीट करते हैं। वहीं सेक्ट लीडर टाइजू और डम दोनों को काफी खुश से देख रहा था, जिसके बाद वो उन दोनों को अपने मेंशन के मेन हॉल के अंदर ले आता है और वहाँ बैठकर वो अपनी पावर का यूज करते हुए टाइजू और डम की स्पिरिचुअल पावर को चेक करता है। जिसके बाद वो कोल्टून में टाइजू का शुक्रिया अदा करते हुए उससे कहता है, मिस्टर टाइजू, शुक्रिया आपका कि आपने मेरे भाई के लिए इतना बड़ा रिस्क लिया और मुझे इस बारे में बताने का कि मेरे भाई वू यू के साथ क्या क्या हो रहा है। लेकिन इस सब के अलावा मेरे भाई ने अपने लेटर में एक और भी रिक्वेस्ट की थी कि तुम मेरे सेट को ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हो, क्या वाकई तुम मेरे सेट को ज्वाइन करना चाहते हो। सेक्ट लीडर की ये बात सुनकर टाइजू सोचते हुए अपने मन में कहता है कि ये जगह अभी मेरी ट्रेनिंग के लिए सबसे बेस्ट और सेफ जगह है, इसलिए मुझे इस चांस को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। और ये सब सोचकर टाइजू भी सेक्ट लीडर को ग्रीट करते हुए कहता है, यस मास्टर, मैं आपके सेट को ज्वाइन करना चाहता हूँ। जिसपे वो सेक्ट लीडर टाइजू से कहता है, क्योंकि तुम मेरे भाई मास्टर वू यू को जानने वाले हो तो मैं भी तुम्हें अपने सेट में शामिल करने के लिए रेडी हूँ। आपसे तुम भी मेरे यिन सेट के सेकंड जनरेशन के डिसेबल हो, लेकिन तुम्हारे इस साथी को भी मैं अपने पास ही रखना चाहूंगा, क्योंकि ये ओल्ड मास्टर वू यू के काफी क्लोज था, तो इसलिए मैं इसे अपना पर्सनल डिसेबल बनाना चाहता हूँ। और ये कहकर वो टाइजू को अपने क्लैन के एक टोकन देते हुए उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है, जो देखकर टाइजू भी डम को इशारा करते हुए चुपचाप वहाँ से जाने लगा था। लेकिन वहाँ से जाते हुए टाइजू खुद से ही कहता है कि ये पर्सन ये जानने के बाद भी कि इसका भाई खतरे में है, फिर भी ये बिल्कुल भी परेशान नहीं हुआ। मुझे लगता है ओल्ड मास्टर वू यू किसी गलत पर्सन के ऊपर भरोसा कर बैठे हैं, क्योंकि इसको देखते हुए मुझे कहीं से भी ऐसे नहीं लग रहा कि ये ओल्ड मास्टर वू यू की जरा सी भी मदद करेगा। और इन बातों के दौरान ही उस सेक्ट लीडर ने डम को भी अपने पास बुला लिया था। उसके बाद इन सेट के एक एल्डर टाइजू को उसकी रूम की तरफ ले जाता है और वो एल्डर टाइजू को हार्ड प्रैक्टिस करने का कहकर वहाँ से चला गया था। और उस एल्डर के जाने के बाद जब टाइजू उस जगह की स्पिरिचुअल एनर्जी को चेक करता है तो उस जगह की इन स्पिरिचुअल एनर्जी अर्थ लेवल की थी, जो कि उस मूर्ति वाली जगह से भी 10 गुना ज्यादा पावरफुल थी। जो देखकर टाइजू कहता है, तो इसका मतलब है ओल्ड मास्टर वू यू झूठ नहीं बोल रहा था, ये वाकई मेरी ट्रेनिंग के लिए बेस्ट जगह है। वहीं दूसरी तरफ हमें दोबारा इन सेट की मेन हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सेक्ट लीडर ने डम को मार दिया था और उसके
उसके बाद वो अपनी डार्क पावर का यूज करके वहाँ पे एक डीमन कल्टीवेटर को बुलाता है, जो बाहर आते ही नाइट से कहता है कि तुम्हारा भाई तो वाकई बहुत ज्यादा फास्ट है। इससे पहले कि लॉर्ड जी उसे पकड़ पाते उससे पहले ही वो वहाँ से भाग गया था। लॉर्ड जी यानी वही कोफिन मास्टर। इसका मतलब था कि ओल्ड मास्टर वू यू एक बार फिर से उस कोफिन मास्टर यानी लॉर्ड जी को चकमा देकर भाग गया था। और ये कहकर वो डीमन कल्टीवेटर नाइट से कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम्हारा भाई इतना ज्यादा बेवकूफ है कि वो अपनी जान के दुश्मन से ही मदद मांग रहा है। अब की बार मैं खुद उसे एक ऐसे ट्रैप में फंसाऊंगा कि वो दोबारा हमसे नहीं बच पाएगा। और अब तो हमें ये भी एडवांटेज है कि हम लोग ये बात जानते हैं कि तुम्हारा वो भाई अभी कहाँ पे है। और ये कहकर वो डीमन कल्टीवेटर सेक्ट लीडर नाइट से कहता है कि अब तुम जानते हो कि तुम्हारा भाई कहाँ है, तो फिर तुम लॉर्ड जी की मदद क्यों नहीं करते? तुम्हें तो अभी के भी जाकर लॉर्ड जी की मदद करनी चाहिए। जिसपे नाइट भी गुस्से से उस डीमन कल्टीवेटर से कहता है, राक्षसा तुमने अभी तक मुझ पे पूरी तरह से कंट्रोल नहीं पाया, इसलिए अभी तुम मुझे किसी भी बात का ऑर्डर नहीं दे सकते। जिसपे वो डीमन कल्टीवेटर हंसते हुए उससे कहता है कि वो टाइम ज्यादा दूर नहीं है जब तुम दोनों भाई मेरे और लॉर्ड जी के पपिट हो गए, और तुम लोगों को तो हमारा पपिट बनने के लिए खुद के ऊपर गर्व होना चाहिए। और ये कहकर वो डम की बॉडी को देखते हुए कहता है कि ये बॉडी भी तुम्हारे पपिट बनने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अगर तुमने इसके ऊपर भी पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया तो ये बॉडी भी आगे चलकर तुम्हारे काफी काम आएगी। और हाँ, तुम उस लड़के टाइजू को क्या करने वाले हो? गाइस, अब से हम अपने हीरो टाइजू को उसके ओरिजिनल नेम वंग लिन से ही बुलाएंगे। उस डीमन कल्टीवेटर की ये बात सुनकर नाइट उससे कहता है कि मुझे उस लड़के वंग की ज्यादा फिक्र नहीं है, और वैसे भी कुछ ही दिनों में बैटलफील्ड का कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है। वो लड़का वंग तो उसी में ही मारा जाएगा। जिसपे वो डीमन कल्टीवेटर कहता है कि इस बार इमेसरी वो कंपटीशन आउटर एरिया में करवाने वाला है, और मुझे उसमें पार्टिसिपेट लेने के लिए 3 पावरफुल सोल बॉडीज की जरूरत पड़ेगी। और अगर मैंने एक बार 3 पावरफुल सोल की पावर्स को ऑब्जर्व कर लिया तो उसके बाद मैं अपनी फाइनल डिवोरिंग की तरफ बढ़ पाऊंगा, यानी उसके बाद अगला नंबर तुम्हारा होगा। और अभी वो डीमन कल्टीवेटर ये सब कह ही रहा था कि तभी अचानक एक आउटर एरिया के पैलेस से बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑरा निकलने लगा था, जो कि इस कॉन्टिनेंट के सभी छोटे बड़े क्लैंस के लिए एक पैगाम था कि बैटलफील्ड कंपटीशन बस स्टार्ट होने ही वाला है। और इस पैगाम को देखकर सभी क्लैंस के लीडर उसी आउटर पैलेस की तरफ बढ़ने लगे थे। वहीं दूसरी तरफ वंग लिन ने भी काफी हद तक अपनी टेक्निक को पूरा कर लिया था। अब उस टेक्निक की सिर्फ 2 लेयर्स ही बाकी रहती थी। लेकिन तभी वहाँ पे वंग को अपनी हेवनली पल्स से पता चलता है कि यहाँ आसपास कोई बहुत ही ज्यादा पावरफुल ट्रायर मौजूद है। इसलिए वंग जैसे ही वहाँ पे उस ट्रेजर के बारे में पता लगाने के लिए अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करता है तो उसे वहाँ की जमीन के नीचे एक आइस बॉडी दिखती है, और वो अजीब से दिखने वाला क्रिएचर वंग लिन को अपनी मदद के लिए बुला रहा था, जो देखकर खुद वंग लिन को भी एक झटका लगता है। जिसके बाद वंग लिन दोबारा अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए अपनी स्पिरिचुअल फॉर्म में उसी क्रिएचर के पास चला गया था। और वंग लिन उस क्रिएचर को देखते हुए खुद से ही कहता है, तो अब मुझे पता चला कि इंसेक्ट की स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी ज्यादा प्योर कैसे है। असल में ये सब इसी आइस क्रिएचर की वजह से हो रहा है, जिसे इंसेक्ट ने यहाँ पे बंदी बना रखा है। और ये कहकर वंग लिन जैसे ही अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करके उस क्रिएचर के पावर लेवल को चेक करता है तो उस क्रिएचर का लेवल युआन जिंग रियलम से भी आगे था। वहीं वो क्रिएचर अभी भी दर्द के मारे चिल्लाते हुए वंग लिन को उसकी मदद करने के लिए कह रहा था, लेकिन वंग तो उसके पावर लेवल को चेक करके ही शॉक हो गया था। इसलिए वो उस क्रिएचर से कहता है, एल्डर प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, पर अभी मैं आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकता। जिसपे वो एल्डर चिल्लाते हुए गुस्से से वंग लिन से कहता है कि तुम्हें मेरी मदद करनी ही होगी। और उस एल्डर की इस आवाज में इतना ज्यादा प्रेशर था कि वंग लिन की स्पिरिचुअल फॉर्म भी डिस्ट्रॉय हो गई थी, जिसकी वजह से यहाँ पे वंग लिन की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। इवन उसकी मुंह से ब्लड भी निकलने लगा था। वहीं दूसरी तरफ हमें इमेसरी की उसी टावर का सीन दिखाया जाता है जहाँ से सभी क्लैंस को पैगाम भेजा जा रहा था। और तभी इंसेक्ट का लीडर नाइट अपने उसी डीमन कल्टीवेटर के साथ वहाँ पहुंच गया था। और वहाँ पहुंचकर नाइट उस टावर को देखते हुए कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये कंपटीशन दोबारा पूरे 500 सालों बाद होने वाला है। जिसपे वो डीमन कल्टीवेटर नाइट से कहता है कि अगर आज से 500 साल पहले ही तुम और तुम्हारा भाई अगर हमारे कब्जे में आ गए होते तो आज ये कल्टीवेशन अलायंस का टावर यहाँ पे नहीं होता, और न ही इमेसरी इसे लीड कर रहा होता। लेकिन तुम्हारे इस कंपटीशन में पार्ट लेने का चांस अब जा चुका है, इसलिए अब की बात तुम्हें अपने जूनियर्स को मौका देना होगा। और ये कहते हुए वो डीमन कल्टीवेटर वहाँ से गायब हो गया था। जिसको जाते हुए देखकर नाइट गुस्से से कहता है कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूँ कि तुमने अभी तक मेरी सोल के ऊपर पूरी तरह से कब्जा नहीं किया। और एक बात याद रखना, मेरी सोल के ऊपर कब्जा करने के बाद भी आखिर में तुम मेरे ही एक सोल पपेट बनने वाले हो। और ये कहकर नाइट उसी टावर के सामने आकर इमेसरी को ग्रीट करते हुए कहता है कि मैं इंसेक्ट की तरफ से 7 ऑफ टावर को रिस्पेक्ट पेश करता हूँ। जिसपे इमेसरी भी उस टावर से बाहर आते हुए नाइट से कहता है, मिस्टर नाइट आपको इतना फॉर्मल होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मैं आज से 500 साल पहले की बात करूँ तो कभी हम दोनों एक ही लेवल पे हुआ करते थे, लेकिन अब तो मैंने सुना है कि तुम्हारे इंसेक्ट युआन जिंग से भी ऊपर की लेवल की सोल पपेट्स को बना रहा है। जिसपे नाइट कुछ कह पाते उससे पहले ही वहाँ पे एक एक करके बाकी क्लैन के सभी लीडर्स भी वहाँ पे आने लगे थे। और तभी वहाँ पे डाउ जुआन क्लैन का भी लीडर आता है, जिसे वहाँ देखकर एक दूसरे क्लैन की लीडर उससे पूछती है कि क्या ये सच है कि तुमने वाकई यंग यू क्लैन को डिस्ट्रॉय कर दिया है और उसे डिस्ट्रॉय करके उसके ऊपर पूरी तरह से कब्जा कर लिया। जिसपे डाउ जुआन क्लैन का लीडर कोल्ड टोन में उससे कहता है, हाँ ये सब बिल्कुल सच है। जिसपे उसी लड़की का साथी उससे कहता है, तुम्हारा डाउ जुआन क्लैन तो वाकई बहुत ज्यादा लालची है, जो किसी भी सिचुएशन से फायदा उठाने से बाज नहीं रहता। उन दोनों की ये बातें सुनकर डाउ जुआन क्लैन का लीडर उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों को इतनी ज्यादा तकलीफ क्यों हो रही है? क्या तुम दोनों भी हैंग यू क्लैन के ट्रायल्स में इंटरेस्टेड थे? लेकिन अब उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि मेरा डाउ जुआन क्लैन उन सभी ट्रायल्स को पूरी तरह से अपने अंडर ले चुका है। और इन लोगों की इन बातों के दौरान देखते ही देखते बाकी क्लैंस के सभी लोग भी वहाँ पे आ गए थे। और सबके वहाँ पे आ जाने के बाद इमेसरी भी
वहाँ पे आकर अनाउंस करते हुए कहता है कि हर 500 सालों बाद होने वाले बैटलफील्ड कंपटीशन का टाइम आ गया है और इस बार को कंपटीशन नॉर्थ की तरफ 58 डिग्री के 1 लाख माइल्स के अंदर अंदर होने वाला है और इन 1 लाख माइल्स के अंदर अंदर जो भी टायर आपके हाथ लगेगा वो आपका हो जाएगा। ये सुनकर सभी क्लैन के लीडर्स बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे और तभी डाउ जोन क्लैन का लीडर एमएसरी को ग्रीट करते हुए कहते हैं माफ कीजिएगा पर क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि इस कंपटीशन को कैसे कंडक्ट किया जाएगा। जिसपे एमएसरी उन्हें बताता है कि अलायंस कल्टीवेशन रूल्स के मुताबिक सिर्फ 3 क्लैन्स ही इस बैटलफील्ड कंपटीशन के फाइनल राउंड तक जा पाएंगे, लेकिन खुद को फाइनल तक ले जाने के लिए हर एक क्लैन को बहुत सारी मुसीबतों का सामना करते हुए बहुत ज्यादा फाइट्स करनी पड़ेंगी और हो सकता है इन होने वाली फाइट्स में काफी सारे क्लैन्स के लोग मारे भी जाए। इसलिए हर एक क्लैन इस कंपटीशन के लिए सिर्फ अपने फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम के डिसेबल्स को ही भेजेगा और अब की बार ये कंपटीशन क्योंकि जूनियर्स के बीच में होने वाला है तो इसमें सिर्फ फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम तक के ही कल्टीवेटर्स की इजाजत है। इस कंपटीशन में कोई भी युआंगिंग रियलम का कल्टीवेटर पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। और अभी इमएसरी ये सब कह ही रहा था कि तभी देखते ही देखते उस हेवन ऑफ टावर के ऊपर अचानक ही बहुत ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी इकट्ठा होने लगी थी और उस स्पिरिचुअल एनर्जी का ऑरा प्रेशर इतना ज्यादा पावरफुल था कि वहाँ पे खड़े लोगों में से कोई भी उसे बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो सब भी उस ऑरा प्रेशर की वजह से अपने अपने घुटनों पे आ गए थे। और तभी देखते ही देखते वहाँ पे एक गोल्ड लेवल कल्टीवेटर की स्पिरिट अपीयर होती है जिससे इतना ज्यादा पावरफुल ऑरा निकल रहा था कि खुद को सबसे ज्यादा पावरफुल कहने वाले क्लैन लीडर्स की हालत भी खराब हो गई थी और वो उस गोल्ड लेवल के कल्टीवेटर को देखते हुए कहते हैं इस जायंट ट्रोल मास्टर की पावर तो किसी भी रियलम से ऊपर चली गई है, जिसका मतलब है कि ये अपनी गोल्ड फॉर्म को हासिल कर चुका है। और तभी इमएसरी उस ट्रोल मास्टर से पूछता है मैंने इस बैटलफील्ड कंपटीशन के लिए अलायंस कल्टीवेशन की तरफ से भेजे हुए सभी रूल्स इन्हें समझा दिए हैं, तो फिर आपके खुद यहाँ आने का क्या रीजन है। जिसपे वो ट्रोल मास्टर कोल्ड टोन में उन सभी से कहता है कि तुम सभी लोग मेरी बात गौर से सुनो, 3 महीने बाद ये बैटलफील्ड कंपटीशन पूरी तरह से स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए अगर किसी को भी बैटलफील्ड के अंदर इस तरह का कोई बीड मिले तो उसे उस बीड को उसी वक्त मेरे हवाले करना होगा। और ये कहकर वो ट्रोल मास्टर उन सभी को एक बीड दिखाता है जो कि बिल्कुल हेवनली पल की तरह दिख रहा था और वो उन सभी को वो बीड दिखाते हुए कहता है कि जिसमें पर्सन ने ये बीड ढूंढकर उसे मेरे हवाले किया तो मैं उसे एक बेबी ट्रांसफॉर्मिंग मैजिक लेवल का टायर दूंगा, लेकिन अगर किसी ने मुझसे ये बीड छुपाने की हिम्मत की तो मैं उस पर्सन के साथ साथ उसके पूरे क्लैन को भी डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और ये कहते हुए वो ट्रोल मास्टर वहाँ से चला गया था, लेकिन उसने वहाँ से जाते जाते उस हेवन ऑफ टावर के ऊपर लगे हुए उस कलरफुल लोटस को भी ले लिया था और वो उस कलरफुल लोटस को अपने साथ ले जाते हुए कहता है कि जब तुम लोगों ने वो बीड मेरे हवाले कर दिया तो उसके बाद मैं ये लोटस भी वापस तुम्हारे हवाले कर दूंगा। ये देखकर तो बेचारे इमएसरी की हालत ही खराब हो गई थी क्योंकि वो लोटस ही उस हेवन ऑफ टावर की सोर्स ऑफ पावर था और क्योंकि अब वो लोटस चला गया था तो उस टावर की पावर भी खत्म हो गई थी। लेकिन अब इमएसरी भी इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकता था, इसलिए वो इस बैटलफील्ड के कंपटीशन में पार्टिसिपेट लेने वाले 7 बड़े मेजर क्लैंस को एक एक टोकन देते हुए कहता है कि इस कंपटीशन के एंड में तुम में से किसी 4 क्लैंस के ये टोकन टूट जाएंगे और जिनके पास ये टोकन सही सलामत बचेंगे सिर्फ वही इस कंपटीशन के नेक्स्ट लेवल में जा पाएंगे और सिर्फ वही 3 क्लैन आउटसाइड वर्ल्ड के बैटलफील्ड में एंटर कर पाएंगे। और ये कहते हुए इमएसरी भी वहाँ से गायब हो गया था, जिसके बाद सभी क्लैन के लीडर्स भी एक एक करके वहाँ से जाने लगे थे। लेकिन वहाँ पे खड़े क्लैन का लीडर कीमिंग को रोकते हुए उससे कहता है प्लीज तुम यहीं पे रुक जाओ, मैं तुमसे एक फेवर चाहता हूँ। उसके बाद हमें यिनसेट का सीन दिखाया जाता है जहाँ यिनसेट के लीडर ने इस कंपटीशन के लिए अपने कुछ खास डिसेबल्स को चूज किया था और इन डिसेबल्स में वांगलिन का नाम भी शामिल था, जहाँ पे वांगलिन के अलावा बाकी सभी डिसेबल्स इस बैटलफील्ड कंपटीशन को लेकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड लग रहे थे क्योंकि ये उन सभी के लिए उनकी स्किल्स को इम्प्रूव करने का एक बहुत अच्छा चांस था। लेकिन वांगलिन को उस कंपटीशन में जाने वाली टीम बहुत ही ज्यादा अजीब लग रही थी क्योंकि उस टीम में कोई भी फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम के लेट स्टेज का कल्टीवेटर नहीं था और ये बात वांगलिन को बहुत ज्यादा अजीब लग रही थी क्योंकि उस टीम में जो भी डिसेबल्स थे उन सभी ने जस्ट अभी अपनी फाउंडेशन को बिल्ड किया था और अभी वांगलिन ये सब सोच ही रहा था कि तभी यिनसेट का लीडर नाइट वहाँ आ गया था, जिसे देखकर वहाँ पे खड़े सभी लोगों से ग्रीट करते हैं। जिसपे सेट लीडर अपने सभी डिसेबल से कहता है कि इस बैटलफील्ड कंपटीशन में हमारे सेट का बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है, इसलिए तुम सभी को खास इस कंपटीशन के लिए चुना गया है, इसलिए तुम लोगों को हर हाल में ये कंपटीशन जीतना ही होगा। और ये कहकर नाइट उस बैटलफील्ड में इंटर करने वाला टोकन उस टीम को लीड कर रहे एल्डर को देता है और उसी के साथ वो अपनी डिसेबल्स के सोल पावर से बनी हुई 3 जेड स्लिप्स को बाहर निकालता है जिनमें उस कंपटीशन में जाने वाले सभी डिसेबल्स की सोल पावर मौजूद थी सिवाय वांगलिन के अलावा। इसलिए वो वांगलिन को भी उस जेड स्लिप के अंदर अपनी सोल पावर डालने के लिए कहता है। वांगलिन उसे कुछ भी नहीं कहता, जो देखकर सेक्ट लीडर नाइट अपने मन में कहता है कि क्या ये लड़का मेरी चाल समझ गया है, ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा। और अभी नाइट ये सब सोच ही रहा था कि तभी वांगलिन भी सोचते हुए अपने मन में कहता है मुझे लगता है जरूर ये कोई ट्रिक प्ले करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अभी वांगलिन क्योंकि कुछ भी नहीं कर सकता था, इसलिए उसने भी कुछ सोचते हुए अपनी सोल पावर उस जेड स्लिप के अंदर डाल दी थी। जिसके बाद नाइट वो तीनों जेड स्लिप्स उसी एल्डर को देते हुए उसे माइंड टू माइंड बात करते हुए कहता है सॉरी मिस्टर हाउ यू, लेकिन आज आपको भी अपने सेट के लिए कुर्बानी देनी ही होगी। जिसपे हाउ यू भी सेट लीडर से माइंड टू माइंड बात करते हुए उसे कहता है मास्टर आप फिक्र न करें, मैं वैली के अंदर आपके बताए हुए प्लान को ही फॉलो करूंगा। और ये कहकर नाइट वहाँ पे अपनी टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए अपने सभी डिसेबल से कहता है कि तुम में से जिसने भी दूसरे क्लैन के 5 डिसेबल्स को मार दिया तो उसे हमारे क्लैन की तरफ से एक बहुत अच्छा रिवार्ड मिलेगा और वो रिवार्ड इतना ज्यादा खास होगा कि तुम में से किसी ने भी उसे अपनी लाइफ में आज तक कभी सोचा भी नहीं होगा। और उसी के साथ तुम सभी लोगों को फ्री करने वाला
वाला ब्लड भी दिया जाएगा, जिसकी मदद से तुम सभी अपनी अपनी सोल पावर को इस जेट स्लिप से भी हटा पाओगे। इसलिए अब तुम सभी तैयार हो जाओ बाकी सभी क्लैंस को इन सेट की पावर दिखाने के लिए। वहीं अपने सेक्ट लीडर नाइट की ये बात सुनकर वो सभी डिसेबल्स एक एक करके उस पोर्टल से होते हुए बैटलफील्ड के अंदर जाने लगे थे और सबसे आखिर में वांग लिन भी नाइट को काफी गौर से देखता हुआ उस पोर्टल के अंदर चला गया था। वहीं दूसरी तरफ हमें दोबारा उसी हेवन ऑफ टावर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे टेंग जिया सिटी के मास्टर टैंक की मिंग से कह रहे थे कि कुछ दिन पहले किसी ने मेरे पोते टेंग ली को मार दिया, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उसे बदला लेने में मेरी मदद करो, और अगर तुमने मेरा बदला लेने में मेरी मदद की तो मैं तुम्हें ये हाई ग्रेड का स्पिरिट टर्टल आर्मर दूंगा। उस आर्मर को देखकर मास्टर की मिंग भी इसके लिए रेडी हो गया था, इसलिए उसने अपने एक स्पिरिट मिरर को बाहर निकालते हुए उसकी पावर को मास्टर टैंक के साथ जोड़ दिया था। और ऐसा होते ही मास्टर टैंक उस मिरर के अंदर से वही जगह दिखने लगी थी जहाँ पे भी वांग लिन मौजूद था। और तभी हमें उसी जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इनसेट के सभी डिसेबल्स एक एक करके उस पोर्टल से होते हुए उसी बैटलफील्ड वाली जगह पे पहुंच गए थे। लेकिन वांग लिन को अभी भी यहाँ पे कुछ न कुछ गड़बड़ लग रही थी और वो एल्डर वहाँ आते ही अपनी सभी डिसेबल से कहता है कि तुम सभी के इस बैटलफील्ड की वैली ऑफ डाउन में आने का बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे इनसेट तुम्हारी सैक्रिफाइस को हमेशा याद रखेगा। और ये कहकर उस एल्डर ने उन सभी डिसेबल्स की सोल ब्लड वाली जेट स्लिप्स को बाहर निकाल लिया था, पर वो एल्डर उन सभी जेट स्लिप्स को क्रश कर पाता उससे पहले ही सभी डिसेबल्स उसे रोकने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन वांग लिन ने यहाँ पे अपनी आर्ट ऑफ ग्रेविटी टेक्निक का यूज करके अपने सोल ब्लड वाली जेट स्लिप को अपने पास बुलाकर उसे क्रश करके खुद को आजाद करवा दिया था। और उसके बाद वांग लिन काफी तेजी से वहाँ से भाग गया था, लेकिन बेचारे बाकी सभी डिसेबल्स खुद को वहाँ पे नहीं बचा पाए थे और उस एल्डर ने उन सभी की जेट स्लिप को क्रश कर दिया था। जिसके बाद वो एल्डर वांग लिन को मारने के लिए उसका पीछे भी करने लगा था और वो पीछे से लगातार वांग लिन के ऊपर अटैक किया जा रहा था, लेकिन वांग लिन भी उसके सभी अटैक से बचते हुए उसे बराबरी की टक्कर दे रहा था। वहीं दूसरी तरफ उन सभी डिसेबल्स की सोल्स एक एक करके उन सभी के कोफिन के अंदर जाने लगी थी और ऐसा होते ही उन कोफिन्स में मौजूद सोल पपेट्स एक एक करके जागने लगे थे। और जैसे ही वो एल्डर दोबारा वांग लिन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है तो वांग लिन ने उसके कोफिन के ऊपर अटैक करके उसे नीचे गिरा दिया था, जिसकी वजह से उस एल्डर को भी मजबूरन अपने कोफिन के पास वापस जाना पड़ा था। और वहां जाते ही उसकी कोफिन वाली पपेट भी एक्टिवेट हो गई थी, जिसने देखते ही देखते उसकी सोल पावर को भी पूरी तरह से अब्जॉर्ब कर लिया था। और देखते ही देखते उन सभी सोल पपेट्स ने उन सभी की सोल पावर का यूज करके उन्हीं सभी का रूप ले लिया था और अब वो सभी लोग पूरी तरह से नाइट के कंट्रोल में आ गए थे। अब नाइट जो चाहे उन सभी से करवा सकता था और असल में ये सब नाइट का ही प्लान था ताकि वो ये कंपटीशन जीत सके। और इसी के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड ये पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, वांग अपनी सोल वाली जेट स्लिप को तोड़कर वहां से भाग गया था, लेकिन उस एल्डर के साथ साथ इनसेट के बाकी सभी लोग उन जेट स्लिप्स के कारण डीमन पपेट्स में ट्रांसफॉर्म हो गए थे। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें वांग के गाँव का सीन दिखाया जाता है, जहाँ आज वांग फैमिली के अंदर जश्न मनाया जा रहा था, जिसकी वजह से वहाँ पे चारों तरफ खुशियां ही खुशियां थी। और यहाँ पे वांग फैमिली के सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे, लेकिन वो सभी लोग इस बात से अनजान थे कि उनकी तरफ एक बहुत ही बड़ा खतरा बढ़ रहा है। और तभी हम वहाँ पे वांग फैमिली के एल्डर्स और मास्टर्स को देखते हैं जो उस जश्न का पूरा लुत्फ उठा रहे थे। लेकिन वांग के पेरेंट्स को यहाँ पे अपने बेटे वांग लिन की बहुत ज्यादा याद आ रही थी, क्योंकि वो इस साल भी अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए नहीं आया था। जो देखकर वांग का अंकल वांग के पेरेंट्स से कहता है, आप लोग परेशान ना हो, मुझे उम्मीद है वांग लिन बहुत ही जल्द आपसे मिलने के लिए आएगा और जिस दिन वांग लिन आपसे मिलने के लिए आएगा उस दिन भी हम लोग इसी तरह से जश्न मनाएंगे। और अभी वो लोग इसी तरह से आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पे वांग लिन का बचपन का फ्रेंड और कजन ब्रदर वांग हाउ भी आ गया था। और वांग हाउ को देखकर वांग जू भागकर उससे मिलने के लिए जाता है। और ये दोनों वही लड़के थे जो वांग लिन के साथ मिलकर सबसे पहले हेंग यू क्लैन में गए थे और हेंग यू क्लैन से इन तीनों की इमॉर्टैलिटी की जर्नी स्टार्ट हुई थी। लेकिन हेंग यू क्लैन के ऊपर कब्जा होने के बाद वांग जू ने डाउ जोन क्लैन को ज्वाइन कर लिया था। लेकिन वांग हाउ एक अच्छा और वफादार लड़का था, इसलिए वो अभी तक भी हेंग यू क्लैन का ही एक हिस्सा था। और आपस में मिलने के बाद वो दोनों वांग लिन के बारे में बात करते हुए कहते हैं, न जाने वांग लिन कैसा होगा और न जाने वो कौन से लेवल पे पहुंचा होगा। जिसपे वांग हाउ कहता है कि तुम फिक्र न करो, मुझे उसकी लास्ट टाइम वाली फाइट याद है, वो तो उस वक्त भी हम दोनों से काफी ज्यादा पावरफुल था और अब तो मुझे उम्मीद है कि वो एक इमॉर्टल मास्टर से भी कहीं ज्यादा पावरफुल हो गया होगा। और उसके बाद वो दोनों भी इसी तरह से बातें करते हुए वहाँ पे खाना खाने के लिए बैठ गए थे। लेकिन तभी अचानक ही वहाँ का पूरा मौसम चेंज होने लगता है और ऊपर आसमान में एक बहुत बड़ा मिरर अपीयर होता है। और ये मिरर उसी एल्डर की मिंग का ही था जिससे मास्टर टैंक ने अपने पोते का बदला लेने के लिए मदद मांगी थी। और तभी देखते ही देखते उस मिरर से एल्डर की मिंग और मास्टर टैंक दोनों बाहर आते हैं। और इस तरह से अचानक ही वहाँ पे दो इमॉर्टल कल्टीवेटर्स को देखकर उस गाँव के सभी लोग बहुत ज्यादा डर गए थे और वो सभी बेचारे गाँव वाले डर के मारे वहाँ से भागने लगे थे। लेकिन वांग हाउ और वांग जू दोनों आगे आते हुए मास्टर टैंक और की मिंग को ग्रीट करते हुए उनसे पूछते हैं, सीनियर्स क्या आप हमें बता सकते हैं कि आपका यहाँ आने का क्या कारण है। जिसपे मास्टर टैंक उन लोगों से कहता है कि तुम लोग फिक्र न करो, कुछ ही देर में तुम लोगों को सब कुछ खुद ही पता चल जाएगा कि मेरे यहाँ आने का क्या कारण है। वहीं दूसरी तरफ हम वांग लिन को देखते हैं जिसके पीछे एक और क्लैन के डिसेबल्स भी पड़े हुए थे जो कि उसे वहाँ पे मारने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन वांग लिन उनके सभी अटैक से बचता हुआ काफी तेजी से भाग रहा था, जो देखकर उनमें से एक डिसेबल कहता है, हमारे मास्टर ने तो इनसेट के सभी डिसेबल्स की सोल को कैप्चर करने का बोला था, लेकिन ये लड़का उन सभी में से कैसे बच गया। जरूर इस लड़के में कोई खास बात है जो इसने इनसेट के एल्डर को चकमा देकर अपनी सोल जेट स्लिप को डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन कोई बात नहीं,
अब ये ज्यादा देर हमसे नहीं बचने वाला, और एक बार ये लड़का हमारे हाथ में आ गया तो हमारे मास्टर का प्लान पूरा हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही हम इस लड़के को पकड़ लेंगे उसके बाद हमारे मास्टर फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम के लेट स्टेज में ब्रेक थ्रू करते हुए एक बहुत ही खतरनाक जाइंट मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। और इस सब में हिनसेट का मास्टर भी उनका साथ दे रहा था, इसीलिए तो उसने अपने सभी डिसेबल्स को यहाँ पे भेजा था उन सभी की कुर्बानी देने के लिए। वहीं उस डिसेबल की ये बात सुनकर वंग लिन को भी एक झटका लगता है, और अब उसे भी ये बात समझ आ गई थी कि क्यों ये लोग हिनसेट के उन डिसेबल्स के सोल को कैप्चर कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ मास्टर टैंग ने वंग फैमिली के हर एक पर्सन की सोल पावर को कलेक्ट करना शुरू कर दिया था, ताकि वो पता लगा सके कि इनमें से वंग लिन के पेरेंट्स कौन से हैं, क्योंकि वो वंग लिन के पेरेंट्स के ब्लड का यूज करके वंग लिन को खुद यहाँ बुलाने वाला था। और वो सेम जैसे वंग लिन ने उसकी आंखों के सामने उसके पोते को मारा था, वो भी सेम उसी तरह से वंग लिन की आंखों के सामने उसके माता पिता को मारना चाहता था। और तभी वंग फैमिली की ब्लड लाइन से मास्टर टैंग को पता चल गया था कि अभी वंग लिन कहाँ पे है। और ये देखकर एल्डर की मिंग मास्टर टैंग से कहता है, अभी भी देर नहीं हुई, मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप इन लोगों को छोड़कर उसी लड़के वंग लिन को ही मारो, क्योंकि आपके पोते को तो उसी ने मारा था। लेकिन मास्टर टैंग के ऊपर तो खून सवार था, इसलिए वो एल्डर की मिंग की कोई भी बात नहीं सुन रहा था। और तभी देखते ही देखते उसने वंग लिन के पेरेंट्स के ब्लड का यूज करते हुए अपनी एक सीक्रेट टेक्निक से वंग लिन की सोल को भी वहाँ पे बुला लिया था। और खुद को इस तरह से अचानक टेलीपोर्ट होते हुए देखकर वंग लिन भी थोड़ा चौंक गया था। लेकिन जैसे ही उसकी नजर वहाँ पे मौजूद अपने माता पिता के ऊपर पड़ दिया तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था। और वो जैसे ही अपने माता पिता को गले लगाने के लिए आगे बढ़ता है तो वो उन दोनों के आर पार हो गया था, क्योंकि अभी वंग लिन यहाँ पे अपनी सोल फॉर्म में मौजूद था, पर उसकी फिजिकल बॉडी अभी भी उसी कंपटीशन वाली वैली के अंदर ही थी, जहाँ अभी भी वो लोग वंग के पीछे पड़े हुए थे, जिनसे वंग खुद को बहुत ही मुश्किल से बचा रहा था। वहीं दूसरी तरफ वंग की सोल की नजर मास्टर टैंग के ऊपर पड़ती है, जिसे देखकर वंग थोड़ा हैरान होते हुए उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुमने मुझे यहाँ पे कैसे बुलाया। जिस पर मास्टर टैंग एक डेविल स्माइल करते हुए वंग लिन से कहता है, तुमने बिल्कुल इसी तरह से मेरे पोते को मेरी नजरों के सामने मारा था ना, मैं भी सेम उसी तरह से तुम्हारी आंखों के सामने ही तुम्हारे पेरेंट्स और तुम्हारी पूरी वंग फैमिली को मारूंगा। और ये कहकर मास्टर टैंग वहाँ पे अपनी एक डार्क टेक्निक का यूज करता है, जिसकी वजह से वहाँ पे देखते ही देखते चारों तरफ डार्क कोरा फैल गया था। वहीं दूसरी तरफ उस वैली में मौजूद डिसेबल्स ने भी अब वंग को चारों तरफ से घेर लिया था, और उन्होंने वंग लिन को चारों तरफ से घेरते हुए उसके ऊपर अटैक करना भी शुरू कर दिया था। लेकिन वंग ने भी वहाँ पे उनके अटैक से बचने के लिए अपने चारों तरफ एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल शील्ड बना दी थी, ताकि वो पूरी तरह से अपनी सोल के ऊपर फोकस करते हुए मास्टर टैंग से निपटने का कोई रास्ता ढूंढ सके। लेकिन अब वो डार्क फोक धीरे धीरे वहाँ पे चारों तरफ फैल गई थी, और जो कोई भी उस डार्क फोक की चपेट में आ रहा था वो वहीं पे खत्म हुए जा रहा था। और अपने लोगों को इस तरह से मरते हुए देखकर वंग फैमिली के मास्टर बहुत ही ज्यादा सैड हो गए थे, क्योंकि वो चाहकर भी यहाँ पे अपने लोगों को नहीं बचा पा रहे थे। इसलिए वो गुस्से से मास्टर टैंग से कहते हैं, तुम ये सब क्यों कर रहे हो, हमने तो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा, तो फिर तुम इन मासूम लोगों को क्यों मार रहे हो। लेकिन मास्टर टैंग यानी फू जियान उसे कोई भी जवाब नहीं देता, और उसने अचानक ही वंग के पेरेंट्स के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर दिया था, जो देखकर वंग भागकर अपने पेरेंट्स को बचाने के लिए आगे बढ़ता है। पर क्योंकि यहाँ पे सिर्फ उसकी सोल थी, इसलिए वो यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन फू जियान भी यहाँ पे सिर्फ वंग लिन को तड़पाना चाहता था, इसलिए उसने अपने उस अटैक का रुख ही मोड़ दिया था, जिसकी वजह से वंग फैमिली के दूसरे लोग मारे गए थे। और अपने लोगों को इस तरह से मरते हुए देखकर वंग लिन को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, और वो चिल्लाते हुए फू जियान से कहता है कि तुम्हारे पोते को मैंने मारा था, और उसे मारकर मैंने उसकी सारी पावर्स को अब्सॉर्ब कर लिया था, और अभी मैं घोस्ट वैली के अंदर हूँ, अगर तुम्हें हिम्मत है तो मुझे आकर मार के दिखाओ। यहाँ पे वंग फू जियान को भड़काने की कोशिश कर रहा था ताकि वो उसकी फैमिली को छोड़ दे। लेकिन फू जियान दोबारा डेविल स्माइल करते हुए वंग से कहता है, बच्चे तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपने पोते की मौत का बदला तुम्हारी मौत से लूंगा? नहीं, बल्कि पहले मैं तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारी पूरी फैमिली को खत्म करूंगा, जिसके बाद तुम भी सेम उसी तरह से तड़पोगे जैसे मैं तड़पा था। उसके बाद जब तुम 3 महीनों के बाद उस वैली से बाहर आओगे तब मैं तुम्हें भी बहुत बुरी मौत दूंगा, लेकिन तब तक तुम यहाँ पे अपने लोगों को मरते हुए देखकर तड़पो। फू जियान की ये बात सुनकर वंग को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि उसने अचानक ही अपनी फुल पावर का यूज करते हुए फू जियान के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर दिया था। लेकिन क्योंकि उसकी फिजिकल बॉडी घोस्ट वैली के अंदर थी, तो वंग का ये अटैक उल्टा सीधा उसी की शील्ड को ही जाके लगता है, जिसकी वजह से देखते ही देखते वहाँ पे वंग की बनाई हुई शील्ड भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई थी, जो देखकर उस एल्डर, जो कि अब एक डीमन पपेट बन चुका था, उसके साथ साथ बाकी सभी डिसेबल्स ने भी मिलकर वंग लिन के ऊपर अटैक कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ फू जियान ने अब ऑलमोस्ट वंग फैमिली के हर एक मेंबर को खत्म कर दिया था। अब बस वहाँ पे वंग और वंग जू के पेरेंट्स ही बचे थे। लेकिन देखते ही देखते वहाँ पे फू जियान ने उन दोनों के पेरेंट्स को भी खत्म कर दिया था, जो देखकर वंग और वंग जू दोनों अंदर से पूरी तरह से टूट गए थे। और ये सब देखकर अब वंग लिन का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, जिसकी वजह से घोस्ट वैली के अंदर उसकी फिजिकल बॉडी से बहुत ही ज्यादा पावरफुल आइस ऑरा निकलने लगा था, जिसका मतलब था कि वंग मास्टर सिटू की बताई हुई उस टेक्निक को पूरी तरह से सीख गया था। और वंग का ये आइसी ऑरा इतना ज्यादा पावरफुल था कि उस एल्डर के साथ साथ बाकी सभी डिसेबल्स भी वहीं पे बर्फ में जम गए थे। लेकिन वंग का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हो रहा था, क्योंकि उसका गुस्सा अब अपनी सीमा पार कर चुका था, जिसकी वजह से अब वंग लिन का किलिंग हो रहा उसकी सोल से भी निकलने लगा था, जो देखकर एल्डर की मिंग थोड़ा चौंकते हुए कहता है, ये लड़का मुझे कहीं से भी कोई सिंपल पर्सन नहीं लग रहा, इस लड़के के अंदर जरूर कोई ना कोई बहुत ज्यादा खास बात है। और ये कहकर वो फू जियान से कहता है कि मुझे लगता है अभी तुम्हें इस लड़के के पेरेंट्स को नहीं मारना चाहिए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो फ्यूचर में तुम्हें अपने इस काम के लिए पछताना पड़े। लेकिन फू जियान तो अपने पोते के बदले में अंधा हो चुका था, इसलिए वो वंग फैमिली के लीडर को मारने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। लेकिन एल्डर की मिंग उसे रोकते हुए कहता है कि इसे जिंदा छोड़ दो, ये आगे चलकर हमारे काम आएगा। जिसके बाद फू जियान की नजर वहाँ पे वंग हाओ और वंग जू के ऊपर पड़ती है, जो देखकर की मिंग फू जियान से कहता है कि ये दोनों भी इमोर्टल कल्टीवेटर्स है, और अगर तुमने इन्हें मारा तो मैं भी अलाइस कमेटी को बता दूंगा कि इन दोनों
दोनों को तुमने ही मारा था। कीमिंग की ये बात सुनकर फूजियन उन दोनों को नहीं मारता, पर उसने उन दोनों के ऊपर भी अटैक करते हुए उन दोनों को वहाँ से पीछे की तरफ फेंक दिया था। और फूजियन के इस अटैक के इम्पैक्ट की वजह से वो दोनों भी वहीं पर गिरकर बेहोश हो गए थे और अब सिर्फ वहाँ पे वांग लिन के पेरेंट्स ही बचे थे। लेकिन अब वो दोनों भी धीरे धीरे उस फोक की चपेट में आते जा रहे थे, जिसकी वजह से वहाँ पे धीरे धीरे उनकी बॉडीज भी राख में बदलने लगी थी, जो देखकर वांग को अपनी उसी बीट की याद आती है जिसमें उसने अपनी पावर्स का एक हिस्सा डाला था ताकि खतरे में उसके माता पिता उस बीट का यूज करके उसे अपने पास बुला सके। और ये बात याद आते ही वांग लिन अपने माता पिता को वो क्रिस्टल बीट क्रश करने के लिए कहने लगता है, लेकिन उसके माता पिता ने ऐसा करने के लिए मना कर दिया था क्योंकि वो लोग समझ गए थे कि ये दोनों इमोर्टल कल्टीवेटर्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और अगर वांग लिन अभी यहाँ पे आया तो वो भी यहीं पे मारा जाएगा और माता पिता चाहे मोर्टल हो या इमोर्टल वो कभी भी अपने बेटे को खतरे में नहीं डाल सकते। इवन जब बात अपने बच्चों के ऊपर आती है तो कमजोर से कमजोर माता पिता भी अपने बच्चे के लिए अपनी जान देने को तैयार हो जाते हैं और सेम इसी तरह वांग लिन के माता पिता ने भी अपने बेटे को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी देने का सोच लिया था। ये देखकर वांग लिन अपने माता पिता से विनती करते हुए कहता है, प्लीज उस क्रिस्टल बीट को क्रश कर दें ताकि उसके बाद मैं यहाँ आकर आपकी मदद कर सकूं। लेकिन वांग के माता पिता उसे मुसीबत में नहीं डालना चाहते थे, इसलिए वो दोनों सैड होते हुए अपने बेटे वांग से कहते हैं, बेटा तुम हमारे बारे में चिंता मत करो, हमें तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा गर्व है और तुम्हारे जैसे एक बेटा पाकर हमारी सारी ख्वाहिशें पहले ही पूरी हो गई थी, इसलिए अब हम लोगों को वैसे भी कुछ भी नहीं चाहिए, तुम बस अपना ख्याल रखना। और ये कहते हुए वांग के पेरेंट्स की बॉडी भी वहाँ पे राख में बदल गई थी, जो देखकर फूजियन वहाँ पे जोर जोर से हंसते हुए कहते हैं, टेंग ली मेरे पोते, देखा तुम्हारी मौत का बदला मैंने कैसे लिया, मुझे उम्मीद है ये सब देखकर तुम्हारी सोल को बहुत ज्यादा खुशी हो रही होगी। और ये कहते हुए फूजियन ने उन सभी गाँव वालों की सोल्स को एक फ्लैग के अंदर कैप्चर कर लिया था और ये सब देखकर तो बेचारा वांग अंदर से पूरी तरह से टूट गया था और उसे यहाँ पे अपने माता पिता के साथ बिताए हुए हसीन पल याद आने लगे थे और ये सीन वाकई बहुत ज्यादा इमोशनल और रुला देने वाला था। और इसी के साथ वांग की सोल भी वापस उसकी बॉडी में आ गई थी और तभी फूजियन उसके पास आते हुए कहता है, सिर्फ 3 महीने, तुम्हारे पास सिर्फ 3 महीने हैं, जिस दिन तुम इस वैली से बाहर निकलोगे वो तुम्हारी लाइफ का आखिरी दिन होगा, लेकिन अगर तुमने उस दिन वहाँ से भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे पेरेंट्स की सोल को भी खत्म कर दूंगा। अब तुम्हें अपने पेरेंट्स की सोल को बचाना है या नहीं ये तुम्हारे ऊपर है। लेकिन वांग तो यहाँ पे गुस्से से पूरी तरह से पागल हो चुका था और इसी गुस्से में वांग लिन अनजाने में ही एक डेविल रियलम में ब्रेक थ्रू कर गया था, जिसकी वजह से यहाँ पे उसके पूरे बाल भी सफेद हो गए थे और उसका ये लुक देखने से बिल्कुल एक डेविल की तरह ही लग रहा था। लेकिन इस सब के साथ साथ वांग लिन की पावर्स भी एक डेविल गॉड की तरह एक अलग ही लेवल पे पहुंच गई थी, क्योंकि यहाँ पे वांग से निकल रहा पावरफुल ऑरा देखते ही देखते उस पूरे जंगल में फैल गया था और जो डिसेबल वांग के सोरा की चपेट में आ रहा था वो वहीं पे बर्फ में जमते हुए खत्म हुए जा रहा था। और उसी के साथ साथ वांग लिन ने अपने आसपास वाले सभी डिसेबल्स को मारकर उनके टोकन्स भी ले लिए थे और उसके बाद वांग लिन इसी तरह से उस पूरी घोस्ट वैली में घूमने लगता है और वहाँ पे जितने भी क्लैंस के लोग आए हुए थे वांग लिन ने एक एक करके उन सभी से उनके टोकन छीन लिए थे। और ये सब करते हुए वांग वाकई बिल्कुल एक डेविल की तरह ही लग रहा था, क्योंकि वो जहाँ जहाँ से गुजर रहा था वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ तबाही आ रही थी और वहाँ पे सब कुछ खत्म हुए जा रहा था। इवन उसके कोल्ड ऑरा की वजह से आसपास के पेड़ पौधे भी बर्फ में जमना शुरू हो गए थे। लेकिन इन सब से अलग वांग लिन के माइंड में तो अभी भी उसके माता पिता की याद ही चल रही थी और आज पहली बार वांग लिन को अपने इमोर्टल कल्टीवेटर होने पर पछतावा हो रहा था। वो सोच रहा था काश वो इस इमोर्टल वर्ल्ड में आया ही ना होता तो आज भी वो पहले की तरह हंसी खुशी अपने माता पिता के साथ रह रहा होता। और ये सारी बातें सोचते हुए वांग लिन का गुस्सा यहाँ पे एक बार फिर से बढ़ना शुरू हो गया था। लेकिन तभी मास्टर सेतु उसे शांत करवाते हुए कहते हैं, शांत हो जाओ, तुम जितना ज्यादा गुस्सा करोगे तुम्हारी बॉडी को उतना ही ज्यादा नुकसान होगा। जिस पे वांग कहते हैं, मैं खुद को कैसे शांत कर लूं, ये सब मेरी वजह से हुआ है, आज मेरी वजह से मेरे माता पिता मारे गए, अगर मैं पावरफुल होता तो मैं उसी दिन टेंग ली के साथ साथ उसके ग्रैंडफादर को भी मार देता और अगर मैंने उस दिन उन दोनों को एक साथ मार दिया होता तो आज मुझे ये दिन ना देखना पड़ता। असल में तो मैं खुद ही एक यूजलेस पर्सन हूँ जो अपने पेरेंट्स तक को नहीं बचा पाया। लेकिन मास्टर सेतु उसे शांत करवाते हुए कहते हैं, तुम खुद को बेकार मत समझो और अभी तुमने अपने गुस्से की वजह से जिस डेविल रियलम में ब्रेक थ्रू किया है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और इस वजह से अब तुम्हारी पावर्स पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन जितना ये रियलम खतरनाक और पावरफुल है उतना ही ये तुम्हारे लिए नुकसानदेह भी है, क्योंकि ये डेविल रियलम तुम्हारी नॉर्मल रियलम को बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहा है। और हाँ, अब जब यहाँ से बाहर निकलने के बाद तुम फूजियन के साथ फाइट करोगे तो तुम उससे उसका फ्लैग छीनने की कोशिश करना, क्योंकि उसने तुम्हारे माता पिता की सोल को उसी फ्लैग में कैद करके रखा है। अगर एक बार हमें तुम्हारे माता पिता की सोल्स मिल गई तो मैं उन्हें दोबारा जिंदा करने की कोशिश करूंगा, लेकिन उसके बाद तुम्हें जितना जल्दी हो सके मिस्टीरियस रियलम में जाना होगा, क्योंकि वहाँ जाकर ही मैं खुद को पूरी तरह से हील कर पाऊंगा और मेरी अभी की कंडीशन के मुताबिक मैं सिर्फ 3 बार और ही तुम्हारी मदद कर पाऊंगा। मास्टर सेतु की ये सारी बातें सुनकर वांग भी थोड़ा शांत हो गया था और ऐसा होते ही उसके हवाली पाल ने बाहर आते हुए उसे हील करना शुरू कर दिया था। और इन 3 महीनों में वांग लिन ने इस पूरी घोस्ट वैली में तबाही मचा दी थी। उसने हर एक क्लैन से उनके टोकन्स को छीन लिया था और उसी के साथ साथ इस वैली में जिन जिन ट्रेजर्स को छुपा के रखा गया था वांग लिन ने वो सारे ट्रेजर्स भी हासिल कर लिए थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, वांग लिन ने एक एक करके उन सभी ट्रेजर्स को पूरी तरह से रिफाइन भी कर लिया था, जिसकी वजह से अब वो और भी ज्यादा पावरफुल हो गया था। और इसी तरह देखते ही देखते पूरे 3 महीने गुजर चुके थे, जहाँ आज सभी क्लैंस के लोग अपने अपने डिसेबल्स को उस वैली के बाहर इंतजार कर रहे थे। और तभी उस घोस्ट वैली का पोर्टल ओपन होता है, जहाँ से वांग लिन और बाकी सभी डिसेबल्स बाहर आने वाले थे। और ये देखकर फूजियन खुश होते हुए कहते हैं, फाइनली आज मेरा इंतजार खत्म होने वाला है, आज मैं उस लड़के को अपने हाथों से मारूंगा। वहीं दूसरी तरफ वांग लिन भी इसी पल का इंतजार कर रहा था, वो भी फूजियन से अपने पेरेंट्स का बदला लेने के लिए बेताब था। और इसी के साथ हमारा ये अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया।
गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दे और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, फूजियान ने वांग लिन के पेरेंट्स को मारकर उनकी सोल को अपने कब्जे में ले लिया था, जिसकी वजह से वांग लिन को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो अनजाने में ही एक डेवर रियलम में ब्रेक थ्रू कर गया था। और डेवर रियलम में ब्रेक थ्रू करने की वजह से वांग लिन का पूरा रूप ही चेंज हो गया था, जिसके बाद वांग लिन ने उस घोस्ट वैली के अंदर हर तरफ तबाही मचा दी थी। और इसी तरह देखते ही देखते वहाँ पे उन सभी को 3 महीने गुजर चुके थे और आई फाइनली उस वैली का पोर्टल ओपन होने वाला था, जिसकी वजह से सभी क्लास के मास्टर अपने अपने डिसेबल्स को लेने के लिए वहाँ पे आए हुए थे। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ सभी क्लास के मास्टर अभी अपने अपने डिसेबल्स के आने का वेट कर ही रहे थे कि तभी अचानक ही वहाँ का पूरा मौसम चेंज होने लगता है, जो देखकर अलायंस मास्टर समझ गया था कि एक्स्ट्रा ट्रायल बैटलफील्ड के ट्रोल मास्टर यानी इममेसरी खुद यहाँ आने वाले हैं। इसलिए अलायंस मास्टर वहाँ पे इममेसरी को ग्रीट करने लगा था, जो देखकर वहाँ पे आए हुए बाकी सभी क्लास के लोग भी इममेसरी को ग्रीट करने लगे थे। और तभी देखते ही देखते वहाँ पे इममेसरी आ गया था, जो वहाँ आते हुए कहता है कि एक्स्ट्रा ट्रायल बैटलफील्ड के ओपन होने का वक्त आ गया है। और ये कहकर इममेसरी ने वहाँ पे अपनी ड्रैगन बूट की पावर का यूज करते हुए एक्स्ट्रा ट्रायल बैटलफील्ड के पोर्टल को ओपन कर दिया था, जो कि देखने से बिल्कुल एक स्पेस वैली की तरह दिख रहा था। और इस एक्स्ट्रा ट्रायल बैटलफील्ड के अंदर सिर्फ वही डिसेबल जा पाएगा जिसने उस घोस्ट वैली के अंदर मौजूद उन टोकन्स को हासिल किया होगा। और एक्स्ट्रा ट्रायल बैटलफील्ड के पोर्टल को ओपन करने के बाद एमएसरी भी नॉर्मल ह्यूमन शेप में आते हुए अलायंस मास्टर के पास आकर बैठ गया था, जो देखकर अलायंस मास्टर वहाँ पे अनाउंस करते हुए कहता है जिसे वहाँ पे वांग लिन का इंतजार कर रहा था। तभी उस पोर्टल से अचानक एक फ्लैंक शॉट उड़ते हुए सीधी फूजियान की तरफ आती है, लेकिन फूजियान टाइम रहते ही किसी तरह उस शॉट के अटैक से बच गया था, जिसके बाद वांग लिन खुद उड़ता हुआ उस पोर्टल से बाहर आता है। और यहाँ पे वांग लिन से बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑरा निकल रहा था, जो कि फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम का तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। वहीं वांग लिन को बाहर आते हुए देखकर डाउजोन क्लैन का मास्टर अपने डिसेबल्स के ऊपर गुस्सा करते हुए कहता है, ये लड़का तो अभी जस्ट फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम के अर्ली स्टेज पे है, उसके बावजूद भी तुम लोग इस लड़के से डर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ वांग लिन फूजियान को देखते हुए गुस्से से कहता है, फूजियान चुपचाप मेरे माता पिता के सोल्स को मेरे हवाले कर दो। और वांग लिन के ऐसा कहते ही वांग लिन से बहुत ही ज्यादा पावरफुल डेडली ऑरा निकलने लगा था, जिसकी वजह से वहाँ पे देखते ही देखते वांग लिन का साइज भी एक ट्रोल मास्टर की तरह बहुत ज्यादा बड़ा हो गया था। और उसके बाद जैसे ही वांग लिन वहाँ पे अपना ऑरा रिलीज करता है, तो उसके ऑरा में इतना ज्यादा प्रेशर था कि वहाँ पे किसी भी पर्सन का खड़ा हो पाना भी मुश्किल हो रहा था। और वांग लिन की इतनी ज्यादा अमेजिंग पावर को देखकर सभी क्लैस के मास्टर बहुत ही ज्यादा शॉक हो गए थे। इवन फूजियान भी शॉक होते हुए कहता है, ये कैसे हो सकता है, ये उस वैली के अंदर जाने से पहले तो जस्ट फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम के अर्ली स्टेज पे था, तो अब ये इतनी जल्दी युआनलिंग रियलम के पीक पे कैसे पहुंच गया। आखिर इतने ज्यादा कम समय में इसने अपनी कल्टीवेशन को इतना ज्यादा कैसे बढ़ा लिया। जिसपे वांग लिन कोल्ड टून में उससे कहता है, आज मैं जो कुछ भी हूँ उस सब के पीछे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही हाथ है। और ये कहकर वांग लिन ने फूजियान के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था। और वांग लिन के अटैक की वजह से फूजियान के ऊपर आसमान से एक के बाद एक काफी सारे अटैक्स होने लगे थे, जिनसे फूजियान बहुत ही मुश्किल से खुद को बचा रहा था। और ये देखकर वहाँ पे आए हुए सभी क्लास के मास्टर वांग लिन से बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गए थे। और वो सभी वहाँ पे वांग लिन की तारीफ करते हुए कहते हैं कि अब हम लोग समझे कि इस लड़के ने उस घोस्ट वैली के अंदर अकेले तुम सभी को कैसे हरा दिया था, क्योंकि तुम सभी तो फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम के कल्टीवेटर्स थे और ये परसा तो युआनलिंग रियलम के पीक पे पहुंच गया है। वहीं इनसेट का मास्टर भी शौक होते हुए कहता है, आखिर ये लड़का इतने ज्यादा कम समय में इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो गया। वहीं दूसरी तरफ फूजियान ने भी अपनी इवल सोल टेक्निक का यूज करते हुए वांग लिन के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था, लेकिन वांग लिन के ऊपर उसके किसी भी अटैक का कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। और तभी वहाँ पे वांग लिन ने अपनी ड्रैगन स्पिरिट को समन करते हुए दोबारा फूजियान के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था, जो देखकर फूजियान यहाँ पे उस ड्रैगन स्पिरिट के अटैक से बचने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी वो यहाँ पे खुद को चाहकर भी नहीं बचा पाता। और देखते ही देखते वो ड्रैगन स्पिरिट फूजियान की बॉडी के आर पार हो गई थी, जो कि रियल में वांग लिन की फ्लाइंग स्वॉर्ड थी। और ये सब देखकर फूजियान की आंखें भी खुली की खुली रह गई थी। उसे अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था कि कल के लड़के ने उसे यहाँ पे इतनी आसानी से मार दिया। और यही सेम माल वहाँ पे खड़े हुए बाकी सभी क्लास के लोगों का भी था। उनमें से भी यहाँ पे किसी को भी अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था कि वाकई इस लड़के ने इतनी आसानी से फूजियान को मार दिया। लेकिन वांग लिन के इतने ज्यादा पावरफुल अटैक के बावजूद भी यहाँ पे फूजियान को कुछ भी नहीं होता, जो देखकर अब वहाँ पे सभी लोग कंफ्यूज हो गए थे कि आखिर ये सब यहाँ पे हो क्या रहा है। और अब जैसे ही उन सभी की नजर वांग लिन की बॉडी के ऊपर पड़ती है, तो वहाँ पे वांग लिन की बॉडी धीरे धीरे गायब होने लगी थी। और जैसे ही वहाँ से वांग लिन की बॉडी गायब होती है, तो वहाँ पे एक स्टोन नीचे आ गिरता है, जिसे देखकर फूजियान को एक बार फिर से झटका लगता है, क्योंकि ये एक इल्यूजनरी स्टोन था। और इस स्टोन के बारे में आपको याद ही होगा कि ये स्टोन वांग लिन को उस ब्लू पपेट यानी डम ने दिया था। वही अब वो लोग जो पहले वांग लिन की पावर्स को देखकर यहाँ पे उसकी तारीफें कर रहे थे, अब वही लोग यहाँ पे वांग लिन को बुरा भला कहने लगे थे। और अब फूजियान के साथ साथ बाकी सभी को यहाँ पे ऐसा लगने लगा था कि जैसे वो लड़का यहाँ पे उस इल्यूजनरी स्टोन का यूज करके सबको चकमा देकर खुद यहाँ से भाग गया है। और तभी फूजियान वहाँ पे गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, लड़के अगर अब भी तुमने खुद को शो नहीं किया तो मैं यहाँ पे तुम्हारे पेरेंट्स की सोल्स को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और ये कहते हुए फूजियान ने अपने सोल फ्लैग को बाहर निकाल दिया था, जिसे देखकर वांग लिन ने भी अचानक ही सामने आते हुए फूजियान
फूजियान के ऊपर अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड से अटैक कर दिया था, लेकिन फूजियान उसके अटैक से बचते हुए गुस्से से उससे कहता है, लड़के पहले तो तुम उस इल्यूजन का यूज करके मुझसे बच गए थे, लेकिन अब मैं देखता हूँ कि तुम मुझसे कैसे बचते हो। लेकिन अभी फूजियान ये सब कह ही रहा था कि तभी वांग लिन ने वहाँ पे अपनी आइस टेक्निक से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर दिया था, जो कि इतना ज्यादा पावरफुल था कि वहाँ पे देखते ही देखते हर चीज बर्फ में जमने लगी थी। इवन वहाँ पे आए हुए बाकी सभी क्लास के लोगों ने तो वांग लिन के इस अटैक से बचने के लिए अपने अपने सामने शील्ड लगा ली थी, और सेम फूजियान ने भी वांग लिन के इस अटैक से बचने के लिए यही किया था। और ये सब देखकर इम्मेसरी वांग लिन से इंप्रेस होते हुए कहता है, नाइस, ये लड़का तो वाकई काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। जिस पे अलाइस मास्टर कहता है, आपने बिल्कुल ठीक कहा, इस लड़के के पास काफी ज्यादा खास और रेयर ट्रेजर्स है। इवन इसकी ये ब्लू आइस टेक्निक भी बहुत ही ज्यादा खास और पावरफुल है। इवन जैसे ये लड़का अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड को कंट्रोल कर रहा है, वो भी काबिल तारीफ है, क्योंकि इतनी कम एज में फ्लाइंग स्वॉर्ड को इस तरह से कंट्रोल कर पाना किसी भी दूसरे पर्सन के लिए इम्पॉसिबल है। जिसपे इम्मेसरी उस स्पेस पोर्टल को देखते हुए कहता है कि ये लड़का मेरे एक्स्ट्रा ट्रायल बैटलफील्ड में जाने के लिए सबसे बेस्ट है। वहीं दूसरी तरफ देखते ही देखते फूजियान की शील्ड भी अब धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो गई थी, और उस शील्ड के डिस्ट्रॉय होते ही फूजियान वहाँ पे पूरी तरह से बर्फ में जम चुका था। और इस मौके का फायदा उठाकर वांग लिन वहाँ पे फूजियान, और असल में उसने यहाँ पे जानबूझकर वांग लिन को अपना सोल फ्लैग लेने दिया था, क्योंकि उसने वांग लिन के अटैक से आजाद होते ही अपने सोल फ्लैग में एक ब्लास्ट कर दिया था, जो कि वांग लिन के हाथ से होते हुए धीरे धीरे उसकी बॉडी के अंदर जाने लगा था। लेकिन वो वांग लिन की बॉडी के अंदर जा पाता उससे पहले ही वांग लिन ने वहाँ पे अपना पूरा हाथ ही काट दिया था, जो देखकर वहाँ पे खड़े हुए बाकी सभी लोगों को अब तक का सबसे बड़ा झटका लगता है। लेकिन वांग लिन यहाँ पे भी नहीं रुकता, और वो दोबारा उस सोल फ्लैग को लेकर काफी तेजी से उस स्पेस पोर्टल की तरफ जाने लगा था, जो देखकर फूजियान ने यहाँ पे अपनी ब्लड सोल पावर का यूज करते हुए वांग लिन के चारों तरफ एक ट्रैप शील्ड बना दी थी, ताकि वो स्पेस पोर्टल के अंदर ना जा पाए। और ये करने के बाद फूजियान अपने सोल फ्लैग को दोबारा अपनी तरफ बुलाते हुए वांग लिन से कहता है कि जिस दिन तुमने मेरे पोते को मारा था, उसी दिन मैंने सोच लिया था कि मैं तुम्हें इतनी बुरी मौत दूंगा कि तुम अगला जन्म लेने से भी डरोगे। वहीं दूसरी तरफ वांग लिन जो अब काफी ज्यादा घायल हो चुका था, लेकिन उसके बावजूद भी वो यहाँ पे अपनी पावर का यूज करते हुए उस सोल फ्लैग को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करने लगा था। लेकिन उसके बावजूद भी फूजियान ने बहुत ही आसानी से उस सोल फ्लैग को अपनी तरफ खींच लिया था, और उसी के साथ साथ उसने यहाँ पे अपनी इवल सोल टेक्निक का यूज करते हुए वांग लिन के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर दिया था, जो देखकर वांग लिन अपने चारों तरफ शील्ड लगाते हुए किसी तरह उसके अटैक को रोकने की कोशिश करने लगता है। और ये सब देखकर फूजियान अपने मन में कहता है कि मेरे इतने ज्यादा पावरफुल होने के बावजूद भी मेरे इस फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम के लड़के के साथ फाइट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा है। ये लड़का तो वाकई बहुत ज्यादा टफ है। अगर आज मैंने इसे यहाँ पे जिंदा छोड़ दिया तो आगे चलकर ये मेरे पूरे टेंगिया सिटी के लिए खतरा बन सकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये लड़का बहुत ज्यादा बहादुर और समझदार भी है, क्योंकि अगर आज इसकी जगह मैं होता तो मैं भी इतनी जल्दी अपने हाथ को काटने का फैसला नहीं ले पाता। इवन यहाँ पे इसकी जगह कोई और भी होता तो वो तो कुछ सोचने से पहले ही मर गया होता। लेकिन ये लड़का तो मेरे पावर से पावरफुल अटैक से भी बच गया। मुझे लगता है अब मुझे अपने अल्टीमेट मूव का यूज करना ही पड़ेगा। और ये कहकर फूजियान ने यहाँ पे वांग लिन की माता पिता की सोल का ही यूज करते हुए वांग लिन के ऊपर अटैक कर दिया था। वहीं अपने माता पिता को देखकर वांग लिन भी यहाँ पे कमजोर पड़ गया था, और वो अपने माता पिता की सोल को देखते हुए कहता है, माँ बाबा आप मेरे बगैर अकेले कैसे मर सकते हैं। और ये कहते हुए वांग लिन ने भी यहाँ पे अपनी बॉडी को आजाद छोड़ दिया था। जिसके बाद फूजियान की इवल सोल्स लगातार वांग लिन के ऊपर अटैक्स करने लगी थी, जिसकी वजह से देखते ही देखते यहाँ पे वांग लिन की हालत और भी ज्यादा खराब होती जा रही थी। लेकिन असल में ये सब वांग लिन ने जानबूझ के किया था, ताकि वो इस मौके का फायदा उठा के अपने माता पिता की सोल्स को अपने कब्जे में ले सके। और वांग लिन यहाँ पे बिल्कुल ऐसा ही करता है। उसने इस मौके का फायदा उठाते हुए अपने माता पिता की सोल्स को अपने कब्जे में ले लिया था। जिसके बाद वांग लिन यहाँ पे बहुत ही तेजी से उस स्पेस पोर्टल की तरफ बढ़ने लगा था, और अपने माता पिता की सोल्स को अपने कंट्रोल में लेने के बाद वांग लिन को भी सुकून आ गया था, और वो मन में अपने माता पिता को याद करते हुए कहता है, माँ बाबा अब मैं दोबारा आपको कभी भी अकेले नहीं छोड़ूंगा। और ये कहकर वांग लिन उसे घोस्ट वैली से मिले हुए उस टोकन को बाहर निकाल कर उसकी पावर को एक्टिवेट करने लगता है, ताकि वांग लिन टेलीपोर्ट होता हुआ सीधा उस स्पेस पोर्टल के अंदर चला जाए। और ये देखकर फूजियान भी वांग लिन का इरादा समझ गया था, इसलिए उसने यहाँ पे उस टोकन के ऊपर अटैक करते हुए उसे यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया था। जिसके साथ ही वांग लिन की अब यहाँ से भागने की सारी उम्मीदें भी खत्म हो गई थी। और उसी के साथ अब इवल सोल्स ने एक बार फिर से वांग लिन के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था, जो देखकर फूजियान स्माइल करते हुए वांग लिन से कहता है, तुम्हें क्या लगा था कि तुम इतनी आसानी से मुझे चकमा देकर यहाँ से भाग जाओगे। और अब क्योंकि वो लास्ट टोकन भी डिस्ट्रॉय हो गया था, तो अब उस स्पेस पोर्टल के भी क्लोज होने का वक्त हो गया था। जो देखकर अब वहाँ पे आए हुए बाकी सभी क्लास के लोगों को फूजियान के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उस एक्स्ट्रा ट्रायल बैटलफील्ड में जाने का मौका पूरे 500 सालों बाद मिला था, और उसे भी फूजियान ने सिर्फ अपनी पर्सनल दुश्मनी के चलते वहाँ पे खत्म कर दिया था। इसलिए अब वो सभी यहाँ पे फूजियान को बहुत ही बुरा भला कहने लगे थे, क्योंकि उनके 500 सालों का वेट ऐसे ही बेकार चला गया था। और यहाँ पे सबसे ज्यादा गुस्सा तो इनसेट के मास्टर को आ रहा था, क्योंकि उसने उस स्पेस पोर्टल के अंदर जाने के लिए अपने काफी सारे डिसेबल्स की कुर्बानी तक दे दी थी, लेकिन उस सब के बावजूद भी वो इस पोर्टल में नहीं जा पाया। और ये सोचकर उसे यहाँ पे उस डीमन राक्षस की चिंता होने लगी थी कि उसे मैं क्या जवाब दूंगा। उसे तो मेरी फिजिकल बॉडी के ऊपर कंट्रोल करने का एक और मौका मिल गया। और ये कहकर वो अपने मन में गुस्से से वांग लिन से कहता है, वांग लिन अगर आज तुम इस ओल्ड मैन फूजियान से बच भी गए तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वहीं दूसरी तरफ फूजियान वांग लिन से कहता है कि मैं तुम्हारे यहाँ से भागने के इस आइडिया को पहले ही समझ गया था, इसलिए मैंने तुम्हें जानबूझकर यहाँ से भागने दिया, ताकि तुम उस टोकन को बाहर निकाल सको और मैं उसे डिस्ट्रॉय करके तुम्हारे इस आइडिया को ही डिस्ट्रॉय कर सकूं। और ये कहकर फूजियान अपने मन में कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि एक फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम के कल्टीवेटर को मारने के लिए मुझे ऐसी चीप हरकतें क्यों करनी पड़ रही है। क्या मैं वाकई इस फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम के
लड़के से डर रहा हूँ। और ये कहकर उसने वांग लिन के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर दिया था, जिसके इम्पैक्ट की वजह से वांग लिन वहाँ से सीधा नीचे गिरने लगा था। जो देखकर फू जियान खुश होते हुए अपने पोते को याद करके कहता है, टेंग ली मेरे पोते, देखो आज मैंने तुम्हारी मौत का बदला ले लिया। मुझे उम्मीद है तुम जहाँ कहीं भी होगे ये सब देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहे होगे, लेकिन तुम फिक्र न करो, मैं तुम्हारी सोल की तरह इस लड़की की सोल को इतनी आसानी से खत्म नहीं होने दूंगा, बल्कि मैं इस लड़की की सोल को एक ऐसी जगह पे भेजूंगा जहाँ पे ये इस वर्ल्ड के एंड होने तक बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर होता रहेगा। और वांग लिन को इस तरह से मरते हुए देखकर अलायंस मास्टर इमैसेरी से कहता है, हम चाहकर भी इस लड़के को नहीं बचा सकते, क्योंकि यही इस वर्ल्ड का कानून है, जो ज्यादा पावरफुल होता है वो अपने से कमजोर को जब चाहे मार सकता है। जिसपे इमैसेरी अलायंस मास्टर से कहता है कि मैंने तुम्हारे लोगों को एक मौका दिया था मेरे एक्स्ट्रा ट्रायल बैटलफील्ड में जाने का, लेकिन तुम्हारे लोगों ने अपनी पर्सनल दुश्मनी के चलते इस मौके को गंवा दिया। वहीं दूसरी तरफ वहाँ पे आए हुए बाकी सभी क्लैंस के लोग एक बार फिर से यहाँ पे वांग लिन की तारीफें करने लगे थे। और उनमें से एक ओल्ड मैन कहता है कि मैं पिछले 10,000 सालों में ये पहली बार देख रहा हूँ कि एक फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम के कल्टीवेटर ने अपने से कई गुना ज्यादा पावरफुल युआन यिंग रियलम के एंसेस्टर को चैलेंज किया है। और सिर्फ चैलेंज ही नहीं किया बल्कि उसे बराबरी की टक्कर भी दी। ये लड़का वाकई काबिल तारीफ है और इसकी रिस्पेक्ट करना हम सब के ऊपर फर्ज है, क्योंकि ऐसे महान कल्टीवेटर्स बार बार जन्म नहीं लेते। इवन वहाँ पे मौजूद सभी क्लैंस के लोग वांग लिन को देखते हुए एक एक करके उसे माफी मांगने लगे थे, क्योंकि वो लोग चाह कर भी यहाँ पे उसकी मदद नहीं कर पाए थे। वहीं दूसरी तरफ वांग लिन जिसकी बॉडी अब धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगी थी, वो अपने माता पिता को याद करते हुए कहता है, माँ बाबा प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं आपको नहीं बचा पाया। और ये कहकर वांग लिन हेंग्यू क्लैन और अपने वो सभी साथी जिनसे वो प्यार करता था उन सभी को याद करते हुए वांग लिन कहता है, प्लीज आप सब भी मुझे माफ कर देना, क्योंकि मैं आप में से किसी का भी बदला नहीं ले पाया। और ये कहकर वांग लिन अचानक यहाँ पे ऊपर आसमान की तरफ देखते हुए जोर जोर से हंसने लगा था। और वो ऊपर गॉड की तरफ देखते हुए कहता है, क्या यही है इमोर्टैलिटी की कल्टीवेशन, जिसको कल्टीवेट करने की मुझे इतनी बड़ी सजा मिली है कि मुझे अपना सब कुछ खोना पड़ा। अगर मुझे पहले पता होता कि यहाँ आने के बाद मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा तो मैं कभी भूल कर भी यहाँ नहीं आता। और ये कहकर वांग लिन गॉड की तरफ देखते हुए कहता है, पर तुम तो यही चाहते थे ना कि मैं यहाँ आकर अपना सब कुछ गवा बैठूं। लो आज मैं अपना सब कुछ गवा बैठा हूँ, ये देखकर तुम्हें बहुत ज्यादा खुशी हो रही होगी ना। और इसी तरह वांग लिन न जाने यहाँ पे क्या क्या बोले जा रहा था, लेकिन वांग लिन की इन बातों के दौरान वांग लिन की आंखें यहाँ पे पूरी तरह से लाल हो गई थी। और अब वो यहाँ देखने से बिल्कुल एक रियल डेविल की तरह लग रहा था, जो देखकर इमैसेरी के साथ साथ वहाँ पे मौजूद बाकी सभी लोग भी बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे, क्योंकि ऐसा कुछ उन्होंने आज से पहले कभी नहीं देखा था। वहीं दूसरी तरफ वांग लिन अपने माता पिता को याद करते हुए कहता है, माँ बाबा अगर मुझे दोबारा जन्म लेने का मौका मिला तो मैं चाहूंगा कि मैं दोबारा आपका सन ना बनूं, क्योंकि मेरे जैसा एक घटिया बेटा आप दोनों का बेटा होना डिजर्व नहीं करता। और ये कहते हुए वांग लिन ने यहाँ पे अपनी आंखें बंद कर ली थी, लेकिन तभी अचानक ही वहाँ से वांग लिन की बॉडी से बहुत ही ज्यादा पावरफुल बॉडी ऑरा निकलने लगा था, जिससे इतनी ज्यादा पावरफुल लाइट रिलीज होती है कि वहाँ पे सभी को अपनी आंखें तक बंद करनी पड़ी थी। और जैसे ही वो लाइट वहाँ पे खत्म होती है तो वहाँ पे हम वांग लिन के हेमनली पर्ल को देखते हैं, जिसने देखते ही देखते वांग लिन के साथ साथ वांग लिन के पेरेंट्स के सोल को भी अपने अंदर ले लिया था। और उसी के साथ वो हेमनली पर्ल सीधा उसी स्पेस पोर्टल के अंदर चला गया था। और जब अलायंस मास्टर की नजर उस हेमनली पर्ल के ऊपर पड़ती है तो वो उसके पीछे भागकर उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो उस स्पेस पोर्टल से टकराकर वापस नीचे आ गिरा था। और इमैसेरी जो न जाने कब से उस हेमनली पर्ल के पीछे पड़ा हुआ था, वो तो उसे देखते ही पूरी तरह से पागल हो गया था। और वो भी उस हेमनली पर्ल के पीछे पीछे अपनी पावर का यूज करते हुए उस स्पेस पोर्टल के अंदर चला गया था। और इसी के साथ वो स्पेस पोर्टल भी वहाँ पे क्लोज हो गया था, जो देखकर अलायंस मास्टर वहाँ पे अनाउंस करते हुए कहता है कि एक्स्ट्रा ट्रायल बैटलफील्ड वाला पोर्टल क्लोज हो गया है, इसलिए अब आप सभी यहाँ से वापस जा सकते हैं। और ये कहते हुए अलायंस मास्टर खुद भी वहाँ से चला गया था। उसके बाद हमें उसी एक्स्ट्रा ट्रायल बैटलफील्ड का सीन दिखाया जाता है। और क्योंकि इमैसेरी पूरे एक स्पेस को चीरता हुआ वहाँ पे आया था तो वहाँ आते ही वो बेहोश हो गया था और वो सीधा वहाँ पे बैटल टेम्पल के अंदर आ गिरा था। और एक लियांग नाम का कल्टीवेटर जो कि फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम के लेट स्टेज पे था, वो इमैसेरी को देखते हुए अपनी साथी कल्टीवेटर जाओ ज़ीहोंग था उससे कहता है, मुझे तो लगा था कि हम लोग इस पर्सन के आर्मर का यूज करते हुए अपनी कल्टीवेशन स्पीड को बढ़ा पाएंगे, लेकिन इसका आर्मर तो पहले से ही टूटा हुआ है। जिसपे ज़ीहोंग लियांग से कहती है कि तुम इस आर्मर की पावर को अंडर एस्टिमेट मत करो, इस पर्सन के फोरहेड को गौर से देखो, इस पर्सन के फोरहेड के ऊपर एक ट्रोल सिंबल है, जिसका मतलब है कि ये पर्सन एक ट्रोल मास्टर है। इसलिए इस ट्रोल मास्टर का आर्मर टूट जाने के बावजूद अभी भी बहुत ज्यादा पावरफुल है, जो कि हमें अगले काफी सालों तक प्रोटेक्ट कर सकता है। और अभी वो दोनों इसी तरह से आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी उन दोनों को वहाँ पे एक और बहुत ज्यादा पावरफुल चीज गिरती हुई दिखती है। और उसके पीछे करते हुए वो दोनों भी उसी जगह पे चले गए थे जहाँ पे वो चीज गिरी थी। लेकिन जैसे ही वो चीज जो कि और कोई नहीं बल्कि वांग लिन का हेमनली पर्ल था, तो वहाँ उस एक्स्ट्रा ट्रायल बैटलफील्ड के अंदर एक और स्पेस क्रैक ओपन हो गया था और वो हेमनली पर्ल सीधा उसी स्पेस क्रैक के अंदर चला गया था। ये देखकर लियांग और ज़ीहोंग को भी बहुत बड़ा झटका लगता है और ज़ीहोंग हैरान होते हुए कहती है कि ओल्ड एंसेस्टर ने एक बार मुझे बताया था कि हर 500 सालों बाद इस एक्स्ट्रा ट्रायल बैटलफील्ड का पोर्टल ओपन होता है, जिससे काफी ज्यादा पावरफुल पर्संस फाइट करते हुए अंदर आते हैं। लेकिन ओल्ड एंसेस्टर ने मुझसे कहा था कि एक टाइम ऐसा भी आएगा जब इस एक्स्ट्रा ट्रायल बैटलफील्ड के अंदर एक और स्पेस क्रैक ओपन होगा, और ये सिर्फ तभी होगा जब ये एक्स्ट्रा ट्रायल बैटलफील्ड अपने अंदर आने वाले पर्सन की पावर को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। लेकिन जो कोई भी स्पेस क्रैक के अंदर जाएगा तो उसकी फिजिकल बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाएगी और उसकी सोल उसी स्पेस क्रैक के अंदर ही फंस जाएगी, जिसके बाद वो दोबारा कभी भी रियल वर्ल्ड में नहीं आ पाएगा। जिसपे लियांग एक लंबी सांस छोड़ते हुए कहता है, शुक्र है कि हम दोनों इस स्पेस क्रैक के क्लोज नहीं गए, वरना हम दोनों भी
भी स्पेस के अंदर फंस जाते। और अभी वो दोनों ये सब कह ही रहे थे कि तभी इमेसरी जिसे होश आ गया था वो वहाँ आते हुए उन दोनों से पूछता है कि वो हेवनली पल कहाँ गया, जिसपे वो दोनों उसी स्पेस क्रैक की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि वो सीधा उस स्पेस क्रैक के अंदर चला गया। ये सुनकर इमेसरी भी बिना कुछ सोचे समझे उसी स्पेस क्रैक की तरफ बढ़ गया था, लेकिन वो स्पेस क्रैक जो कि बिल्कुल एक ब्लैक होल की तरह था, वो वहाँ पे मौजूद सारी चीजों को अपने अंदर खींचने लगा था। और इमेसरी के करीब जाते ही वो स्पेस क्रैक उसे भी अपने अंदर खींचने लगा था, लेकिन इमेसरी ने यहाँ पे अपनी पावर का यूज करते हुए खुद को किसी तरह से उस स्पेस क्रैक के अंदर जाने से रोक लिया था। और उसे यहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा भी आने लगा था, क्योंकि वो हेवनली पल एक बार फिर से उसके हाथों से चला गया था। वहीं दूसरी तरफ वो हेवनली पल स्पेस में उड़ते हुए अभी भी काफी तेजी से आगे बढ़े जा रहा था। और ये सब असल में मास्टर सीटू ने ही वांग लिन को बचाने के लिए किया था, लेकिन इस सब में मास्टर सीटू की हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि उन्हें अब खुद को रिकवर करने के लिए एक लंबी नींद में जाना पड़ेगा। और ये सारी बातें मास्टर सीटू ने वहाँ पे वांग लिन को भी बता दी थी, जिसकी बॉडी अभी भी वहाँ पे उसी शील्ड के अंदर घूम रही थी। और मास्टर सीटू अपनी नींद में जाने से पहले वांग लिन से कहते हैं, वांग लिन अब तुम्हें खुद अकेले ही अपनी मंजिल तक जाना होगा, क्योंकि अब मैं तुम्हारी और ज्यादा मदद नहीं कर पाऊंगा। और इसी के साथ हमारा अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।